सुबह सवेरे पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और अभी मैं और हमजा कुछ डिस्कस कर रहे थे, एक हमजा ने न्यूज़ ही पढ़ी थी तो आई वॉज सुपर शॉक्ड कि वाकई में हम लोग क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा हम लोगों के दरमियान गैप है, हम लोग एक दूसरे से इतना दूर हैं कि हम लोग मतलब अपने मतलब अगर फैमिली की बात करें, माँ बाप की बात करें, तो बच्चों और माँ बाप में इतना टाइम मतलब वो टाइम ही नहीं दे पा रहे बच्चों को, और इतना ज़्यादा गैप आ जाता है कि फिर बच्चे जो है वो गलत रास्ते कहने को दुनिया के सामने हम बहुत कामयाब हैं। अच्छा, सरहद पार से ये खबर आई थी, आप सबकी केल में होगी कि शाहरुख खान बॉलीवुड किंग हैं और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया था मुनशियात के इल्ज़ाम में। उस ओके जी, वो नशे के आदी भी हैं, कुछ ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात भी हैं, मुख्तलिफ इल्ज़ाम आते हैं। ये खबर आई थी 2-3 दिन पहले, आप सब ने सुनी होगी। लेकिन ये खबर के अंदर जब तफ्तीश हो रही थी, वो जेल में मतलब के हवालात में बच्चे को रखा गया था, उस लड़के से जब सवाल किया गया तो उसने ये बताया, एक बात जो बताई, उसने कहा कि जी मुझे अपने वालिद से मुलाकात के लिए, यानी कि शाहरुख खान से मुलाकात के लिए उनकी सेक्रेटरी से टाइम लेना पड़ता, यानी कि और बेटे अक्सर औकात तो मुलाकात हो ही नहीं पाती थी कि वालिद के पास वक्त नहीं होता था और सेक्रेटरी वक्त नहीं दे रही होती थी कि नहीं वो बिजी हैं तो आपकी मुलाकात नहीं हो सकती है। और ये उन्होंने एक वजह बताई है कि जी कि मैं इस तरफ कैसे लग गया, अच्छा, मेरे ऊपर तो ध्यान नहीं सोचने की बात है। और ये लम्हा फिक्रिया भी है कि देखिए कि बेटे को जो है बाप से मिलने में भी वो सेक्रेटरी से टाइम लेना पड़ रहा है, और वो बाप जो है वो इतना मसरूफ़ है अपनी ज़िंदगी में, अपने कामों में, अपनी कामयाबी को लेकर, अपने करियर की अगर बात करें तो इतना करियर ओरिएंटेड है कि बच्चे को टाइम ही नहीं दे पा रहा, और इतना ज़्यादा गैप आ गया जिसकी वजह से बच्चा जो है वो गलत कामों की तरफ लग पड़ा है, और इतना ख़तरनाक काम है जिसकी तरफ वो लग पड़ा है। मुनशियात की अगर हम बात करें, वो उसका आदी हो गया, क्योंकि वो उसको डिप्रेशन होता होगा और एंजाइटी भी होती है कि मैं अपने पेरेंट्स से बात कर सकूं, लेकिन वो नहीं कर सकता, तो उसलिए वो इस कामों में लग गया। दूसरी बात, आपका चेक नहीं है ना अपने बच्चे के ऊपर, चेक बैलेंस उसके साथ बातचीत नहीं हो रही कि उसको मसाइल क्या है। ये एक वजह हो सकती है उन वजूहात के अंदर, कि और भी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। हम आमतौर पर कहते हैं बच्चे बिगड़े हुए हैं, बच्चे ख़राब होते हैं, माँ बाप का इन्फ्लुएंस नहीं होता बच्चों के ऊपर, माँ बाप घबरा रहे होते हैं बच्चों से कोई बात करते हुए। लेकिन अब बच्चे का मौक़िफ़ तो देखें कि मुझे अपने बाप से मुलाकात के लिए सेक्रेटरी से वक्त लेना पड़ता है, और बेशतर औकात हमारी मुलाकात नहीं हो पाती है। ये है वो गैप। आपकी कामयाबी, आप अब क्या इसको कामयाबी कहेंगे देखने को दुनिया के लिए, तो आप एक कामयाब शख्स हैं, आप हीरो हैं, और लाइक करियर ओरिएंटेड आप इतने ज्यादा हो गए हैं कि फैमिली मूवीज आपने इतनी कर रखी हैं जिसमें ये है कि जी कि फैमिली को जोड़ के रखना चाहिए, तमाम चीजें हैं, और अपनी फैमिली से दूर है। तो ये हम इसलिए ये हम शाहरुख खान पे तनकीद नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि हम सब के अंदर छोटा छोटा शाहरुख खान कहीं पर मौजूद है कि हम इतने करियर ओरिएंटेड हैं, इतना हम अपने करियर के ऊपर ध्यान दे रहे होते हैं, बिजी हो जाते हैं कि हम अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे होते हैं। आपके बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम मांगते हैं, आज की दुनिया बहुत ज़्यादा तेज़ है, अपने बच्चों को वक्त दें। सिर्फ बच्चों की कोताही पर यही ना कह दिया जाए कि जी ये तो बच्चे की गलती है। बिल्कुल ऐसी हमजा, हम हमेशा ये बात कर भी रहे होते हैं कि जो फैमिली है वो फैमिली टाइम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, फैमिली टाइम अब बिल्कुल कम रह गया है। अगर हम बैठे भी हैं साथ तो हम फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, हम फैमिली टाइम नहीं, मतलब प्रॉपर हम उनको टाइम नहीं देते। जब आप इतना टाइम नहीं देंगे और उनका ख्याल नहीं रखेंगे और वो चेक इन बैलेंस खास तौर पे बच्चों पे नहीं रखेंगे, तो फिर बच्चे जो हैं वो इस तरफ चले जाएंगे, और आप जो है अपना करियर बनाते बनाते ही अपनी जो लाइफ है वो इस तरफ ले जाएंगे। कितने कामयाब हैं, फिर अपने बच्चों को देखते हुए इस बात का फैसला कीजिए। तो अपनी चीज़ों को देखिए, ये मत आज कहिए कि जी कि देखा है शाहरुख खान ने ये कर दिया, वो अपने बच्चे को टाइम नहीं देता था। ये देखिए कि हम कितनी कोताहियां कर रहे हैं। इस बात को शेयर करने का मकसद सिर्फ ये है कि हम अपनी कोताहियों पर नजर डालें और देखें कि हम कहां पर गलत हैं। वो शाहरुख खान का जो बेटा है वो हमजा, जब वो ये बात बता तो वो रो भी रहा था, और जैसे वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रोया, तो ये मतलब इतनी सेंसिटिविटी, हाँ ये बच्चे कितने सेंसिटिव हो जाते हैं जब उनको पेरेंट्स सही तरह से तवज्जो नहीं दे रहे होते हैं। तो प्लीज़ ये ख्याल रखें, अपने बच्चों को टाइम दें, क्योंकि बच्चे जो हैं फिर आपके को बाद में टाइम देंगे जब आपको ज़रूरत होगी उनकी। अब आपके दरमियान बॉन्डिंग क्या है? और वो कहने को तो दुनिया के लिए आपकी औलाद हैं और आप उनके वालिदैन हैं, लेकिन क्या वो ताल्लुक़ है आपके दरमियान? वो ताल्लुक़ ही जब नहीं है तो फिर नामी रिश्ते रह जाते हैं और उसके असरात भी
कुछ फिर हम अच्छे देख नहीं सकते हो रहे हैं। होते हैं। हम बात करेंगे चेयरमैन नैब के हवाले से, बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी और अब एक नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के मसवदे की मंजूरी दी है। वज़ीर आज़म ने हुकूमत आज चेयरमैन नैब की तकर्री से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस लाएगी और वफाकी हुकूमत ने नए चेयरमैन नैब की तैनाती तक मौजूदा चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को ओहदे पर बरकरार रखने का ऐलान भी किया। अच्छा, वज़ीर आज़म की हिदायत पर नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का मुसवदा फ़ाइनल कर लिया गया और हुकूमत ने अपोजिशन लीडर से मुशावरत की शिक भी शामिल कर ली है। अगर बात करें अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद की, तो उन्होंने इस फैसले की तस्दीक भी की है और चेयरमैन नैब को हटाने का तरीका कार जो है वो नई तरमीम में वाज़े भी कर दिया गया। अच्छा, 2-3 चीज़ें फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी कि अपोजिशन लीडर से बिल्कुल भी मुशावरत नहीं की जाएगी, कोई बातचीत नहीं होगी और यही कि वो उनके ऊपर मुकदमात हैं और उनसे कैसे चोर से कैसे पूछा जा सकता है, तो ये सारी बातें उन्होंने की। लेकिन उसके बाद अटॉर्नी जनरल का बयान हो, वफाकी वज़ीर कानून का बयान हो, इन दोनों की बातें सामने आई और इन्होंने कहा कि नहीं, वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर से मुशावरत करेंगे और इस शिक को बरकरार रखा गया है। बिल्कुल ऐसी है। फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, आपको वो सुना देते हैं। शहबाज शरीफ पूछ के अगला चेयरमैन लगाना ऐसा ही होगा कि हम चोर से पूछें कि आप बताइए आपका तफ्तीशी कौन हो। हम शहबाज शरीफ साहब से कंसल्टेशन नहीं करेंगे। कल इस ज़मन में ऑर्डिनेंस जो है वो आएगा जो इस लकूना को दूर करेगा। अगर लीडर ऑफ द हाउस या लीडर ऑफ द अपोजिशन में से कोई शख्स जो है मुलव्वस है नैब के केस में, तो फिर कंसल्टेशन का तरीका क्या होना चाहिए। लेकिन इससे बेहतर होता कि अपोजिशन लीडर ऑफ द अपोजिशन को बदल लेती और हम एक ऐसे आदमी से कंसल्टेशन करते जिसके ऊपर कोई इल्ज़ामात नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग के। जी, फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, ये आपने सुना। हम बात करेंगे तमाम तर मामले के ऊपर। सदर पिल्डाट अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, ये सारा मामला है, हुकूमत कुछ कंफ्यूज नज़र आ रही है। फवाद चौधरी साहब कुछ कह रहे हैं, वज़ीर कानून जो है वो कोई और बात कर रहे हैं। पहली बार पार्लिमानी जो कमेटी है उसको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। आप क्या समझते हैं? एक तरफ तो ऑर्डिनेंस है, तमाम फैसले गवर्नमेंट खुद ही करती जा रही है। पार्लिमान की सुप्रीमेसी के हवाले से बताइएगा कि अगर ठीक है ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है इनके मुताबिक, लेकिन हर मामले पर लाया जाए तो फिर क्या असरात होते हैं, और साथ ही पार्लिमानी कमेटी फिर भी मौजूद होगी। अगर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में इख्तलाफ रहता है तो मामला उधर चला जाएगा। आप कैसे देख रहे हैं सारे सिनेरियो को? आपने ठीक कहा कि हुकूमत इस सारे मामले में कंफ्यूज नज़र आ रही है। इसकी पोजीशन मुस्तकिल बदलती रही है और कल तक जो पोजीशन एक वज़ीर ने बयान की थी वो अब बिल्कुल टोटली चेंज हो गई है वज़ीर कानून के मुताबिक। अब असल चीज़ तो बारीक बीनी से उस वक्त देख सकेंगे जब ये ऑर्डिनेंस का मुसवदा सामने आएगा, लेकिन मेरे ख्याल में उनके कानूनी मुशीरों ने वज़ीर आज़म को शायद ये बताया है कि कायदे हिज़्ब इख्तलाफ से कंसल्टेशन ना करने वाली ऑप्शन कानूनी तौर पे गालिबन डिफेंडेबल नहीं होगी और वो शायद अदालतों में जब चैलेंज हो जाएगी तो उसके नतीजे में ये मामला लपेटा जा सकता है। तो इसलिए ये फैसला तो सही है कि लीडर ऑफ अपोजिशन से कंसल्टेशन होनी चाहिए, इसलिए कि कानून में यही लिखा हुआ है। अब अगर वो कुछ मुकदमात में मुलविस भी हैं तो भी उससे पोजीशन नहीं बदलती क्योंकि वो कन्विक्ट तो नहीं हुए हैं। दूसरी बात, ये जो पार्लिमानी कमेटी की आपने कही है, मेरे ख्याल में ये अच्छी डेवलपमेंट है। अगरचे गौर से देखना पड़ेगा कि उसके अंदर पार्लिमानी कमेटी को क्या पावर्स हैं और उसकी कंपोजिशन क्या होगी, लेकिन अगर डेडलॉक हो जाए हुकूमत और अपोजिशन लीडर के दरमियान तो फिर कोई रास्ता होना चाहिए और इसलिए पार्लिमानी कमेटी मेरे ख्याल में एक अच्छी डेवलपमेंट है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा तहरीक इंसाफ की अगर हम बात कर लें, वैसे तो हम देखते हैं कि शख्सियात के बजाय इदारों की मजबूती की बात करते हैं, लेकिन क्या वजह हुई है कि ऐसे चेयरमैन को एक्सटेंशन देने की बातें हो रही हैं जिन पर बहुत ज़्यादा एतराज़ात भी किए जा रहे हैं, और इससे आप नहीं समझते कि अवाम में मनफी तासुर जाएगा कि तहरीक इंसाफ तो अपने मौक़िफ़ की ही नफ़ी अब कर रही है? जी बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल मनफी तासर जाएगा और दो तरीके से जाएगा। पहली बात तो यह है कि हुकूमत को यह मालूम था कि 9 अक्टूबर 2021 को मौजूदा नैब के चेयरमैन रिटायर हो जाएंगे। ये जब इस हुकूमत को टेक ओवर किया था 3 साल पहले तो उस वक्त भी उसे मालूम था। तो ये इसके ऊपर अगर पहले से 1 महीने पहले 2 महीने पहले इस किस्म के इंतजाम कर लेते और फिर उसका ताकि आखिरी 11th आवर पे ये सब कुछ ना करना पड़ता, तो इससे ये जाहिर होता है कि जो गवर्नेंस के ऊपर ग्रिप है, जो चीज़ों के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ग्रिप है, वो बहुत कमज़ोर है। दूसरी बात यह है कि ये वाकई एक पर्सन स्पेसिफिक लॉ होने का तासुर देगा और यूँ लगेगा कि जैसे हुकूमत को कोई
अपने पसंदीदा शख्सियत की एक्सटेंशन मतलूब है। ये भी एक बुरा असर देगा, क्योंकि पीटीआई का मौकफ बहुत एक हाई पेडेस्टल पे रहा है। वो ये कहते रहे हैं कि ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे ये लगे कि वो किसी हुकूमत की या किसी फर्द की फेवर करने वाला शख्स को अपॉइंट किया जा रहा है। तो इससे तो ये तासुर जाता है, और ये दोनों तासुर हुकूमत के लिए अच्छे नहीं हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करें एक्सटेंडेबल की, कि क्या जो चेयरमैन नैब हैं उनकी तैनाती हुई है उसको एक्सटेंड हो सकता है कि नहीं, ऑर्डिनेंस में उसको भी क्लियर कर दिया जाएगा। तो जब तक मुत्तफिक नहीं हो पाती हैं दोनों पार्टीज़ यानी कि हुकूमत और अपोजिशन, तब तक वही चेयरमैन नैब रहेंगे। तो अपोजिशन के पास क्या ऑप्शन होगी कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और दूसरी तरफ बातचीत भी होती रहेगी, अपने नाम भी सामने आते रहेंगे। आपको लगता है कि अपोजिशन फौरी तौर पर ऑर्डिनेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी? देखिए, ये एक्सटेंडेबल वाली बात भी और ये जो ऑर्डिनेंस के बारे में बताया गया है कि उसमें उनको रीअपॉइंट किया जा सकता है और किसी और फॉर्मर नैब चेयरमैन को भी रीअपॉइंट किया जा सकता है। तो ये महज एक मेरे ख्याल में एक चीज़ों को इस तरह से बयान करने की कोशिश है कि लोग ये समझें कि ये पर्सन स्पेसिफिक कानून नहीं है, लेकिन लोग समझ जाते हैं कि ये पर्सन स्पेसिफिक ही है, क्या उसे रीअपॉइंटमेंट कहें या उसे एक्सटेंड कहें। तो ये मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। हुकूमत को ये चाहिए कि वो फिलफोर कंसल्टेशन करके किसी नए शख्स को करें। ये रीअपॉइंटमेंट वाली बात और पुराने रिटायर्ड नैब के चेयरमैन को भी लाने की बात, ये बिल्कुल ही गैर मुनासिब बात है। सर ये बताइएगा, एक्सटेंडेबल नहीं होगा, इसका जो एक वजह थी वो ये थी कि कोई भी शख्स आराम से काम कर सके और दूसरा उसको किसी भी फायदे की तवक्को ना हो, ताकि वो बिल्कुल बायस्ड ना हो, अनबायस्ड होके काम कर रहा हो। लेकिन यहाँ से वो रूह तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी कि अगर उसको तवक्को रहेगी कि ये एक्सटेंड भी हो सकता है, तो मैं जो भी मौजूदा गवर्नमेंट होगी, क्योंकि ये सिर्फ इस दफ़ा के लिए तो नहीं होगा, ये तो हमेशा के लिए हो रहा होगा, तो जो भी मौजूदा हुकूमत होगी उसके लिए लीनियंसी तो नज़र आ रही होगी। बिल्कुल दुरुस्त है। और यही देखिए, यही स्पिरिट है कानून की। इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स की तकर्री के लिए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए वहाँ पे भी फिक्स टर्म होती है और नॉन एक्सटेंडेबल होती है, और फिर उनको रीअपॉइंट भी नहीं किया जा सकता। तो यही स्पिरिट इसकी थी कि उसको ये ख्याल ही ना गुजरे कि मैं कोई फेवर हासिल करूं गवर्नमेंट से और अपने आप को एक्सटेंड करा लूं, और उसके दौरान फिक्स बिल्कुल ठीक है। इस कानून की स्पिरिट को भी देखना होगा और अपोजिशन इसके खिलाफ है। अपोजिशन का यही कहना है कि हम लाजमी तौर पर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हों। शुक्रिया आपके अहमद बिलाल महबूब साहब, सबसे सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। मामला कुछ मजीद उलझता हुआ ही नजर आ रहा है, लेकिन आज जब ऑर्डिनेंस आ जाएगा तो चीज़ें मजीद क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। अब हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोविड की, क्योंकि जो उसकी 4th वेव है अब हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कम होती हमें नज़र आ रही है, कमज़ोर दिखाई दे रही है। मगर हम देख रहे हैं कि जैसे वेदर चेंज हो रहा है उसमें हमें डेंगू जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा ख़तरा बनकर सामने आ रहा है। इसके साथ अगर हम बात करें टाइफाइड की, मलेरिया की, तो वो भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है और सूरत हाल बहुत ज़्यादा पेचीदा हो गई है। मसला यह है कि कोविड-19, डेंगू और टाइफाइड की अलामात तकरीबन मिलती जुलती हैं, और हम ये देख रहे हैं कि लोग एक ही तरह से ख़ुद भी इसको डील कर रहे हैं। दूसरा, कुछ मुआलिजीन के हवाले से भी बातचीत यही सामने आ रही है कि वो भी तकरीबन एक ही तरह से डील करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। हम अब बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस डॉक्टर जावेद अकरम साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। अगर हम बात कर लें सिर्फ लाहौर की ही, तो गुज़श्ता दिन डेंगू के 150 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आप देख रहे हैं कि आने वाले वक्तों में, आने वाले दिनों में केसेस में मज़ीद इजाफा भी हो सकता है? देखें, डेंगू वायरस की जो इन्फेक्शन है वो 150 के करीब ममालिक में मौजूद है, और ख़ासकर इस खित्ते के ममालिक ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। और पाकिस्तान में 1980 से डेंगू आता रहता है, और ख़ासकर लाहौर में और पंजाब में, क्योंकि जब हमारे गर्मी का ज़ोर टूटता है और सर्दी में दाखिल होने वाले होते हैं, तो तब बरसात का मौसम भी हो जाता है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है एटमॉस्फेयर में। और ये बहुत एक मौजूद मौसम होता है वेक्टर की ब्रीडिंग के लिए। और इस केस में डेंगू में एडिस इजिप्शियाई जो मच्छर है, ये उसकी एक वैरायटी है जिसकी फ़ीमेल इसको ट्रांसमिट करती है, वो कैरी करती है इस वायरस को, क्योंकि ये 4 अक़साम की वायरस हैं, तो किसी ना किसी एक टाइप की वायरस को ये कैरी करती है। ठीक है।
और जब वो खून चूसने के लिए काटती है किसी ऐसे इंसान को जिसको वायरस नहीं होती, तो वायरस उसको मुंतकिल कर देती है। और जब वो मच्छर फिर दूसरे जो फीमेल मच्छर है वो उसको काटती है जो ये कैरी कर रहा है वायरस, और वो अंडे देती है, ब्रीडिंग होती है, यानी कि उसके लिए उनको 1 चम्मच पानी काफ़ी है, साफ़ या गंदे पानी को, तो उसके हज़ारों में अंडे होते हैं और उन अंडों में भी ये वायरस चली जाती है। तो इस वक्त ज़ाहिर है ये शुरुआत है सीज़न की। सही। अनफॉर्चुनेटली ये आगे बढ़ने का शिद्दत से अंदेशा है। अंदेशा ये बढ़ सकती है वबा। डॉक्टर साहब ज़रा ये बता दीजिएगा कि आम तौर पर आवाम की बात कर ली जाए, डेंगू हो, कोरोना हो या मलेरिया हो, इसकी अलामात में फ़र्क नहीं कर पाते। इवन पहले तो कोरोना का इलाज भी मलेरिया की दवा से किया जा रहा था। अगर किसी के जिस्म में अलामात वाज़े होना शुरू हो जाएं तो ये कैसे फ़र्क किया जा सकता है? ख़ुद से फ़र्क हो सकता है या फिर मुआलिज ये फ़र्क कर सकता है? देखें, अवाम को तो पता नहीं चल सकता। अवाम का काम ये है कि अगर उनको आजकल के मौसम में बुखार होता है, जिसमें बुखार की कई वजूहात हो सकती हैं, नज़ला ज़ुकाम ऑर्डिनरी वाला भी हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है, डेंगू भी हो सकता है और कोरोना भी हो सकता है। उसका यही काम है कि किसी मुस्तनिद डॉक्टर या मुस्तनिद हॉस्पिटल में जाए। कोरोना आम तौर पे जो डॉक्टर्स हम देखते हैं वो एक नज़ला ज़ुकाम की बिगड़ी हुई फॉर्म होती है, यानी कि गले में खराश और फिर फेफड़े की इन्वॉल्वमेंट और खांसी और बलगम और बुखार का होना, ये फितरी अमल है, और बाद में सांस भी चढ़ना शुरू हो जाता है। डेंगू का मतलब ही ये है ब्रेकिंग बोन। इसको ग्रीक में हम ज़बान में इसका मतलब ये बनता है कि ब्रेकिंग बोन। तो इसमें जिस्म में दर्दें बहुत ज़्यादा होती हैं, ख़ासकर सर में दर्द, पहाने लग जाते हैं, उल्टियाँ आती हैं और सर में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। लेकिन आम तौर पे हो सकता है, लेकिन बहुत कम चांस होता है कि आपको फेफड़े की अलामात हों, खांसी वगैरह, बलगम वगैरह, क्योंकि ये प्रीडोमिनेंटली फेफड़े की बीमारी नहीं है। ये खून की नालियों के अंदरूनी हिस्से में जो टाइल्स लगी होती हैं, जिनको एंडोथेलियल कहते हैं, उनको अफेक्ट करती है। और फिर डेंगू में ब्लड प्रेशर आपका लो होने का खदशा होता है और आपके पेट में और या फेफड़ों में पानी इकट्ठा हो जाता है, फेफड़े के बाहर, अंदर नहीं, यानी कि प्लूरल एफ्यूजन, जिसमें झिल्ली में इकट्ठा हो जाता है और पेट में भी पेरिटोनियम में हो जाता है, जिसको हम असाइटिस कहते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो इलाज है कि हमने डिफरेंशिएट कर दिए इन दोनों को, लेकिन अब जिस तरह की सूरत हाल है, इनिशियल अभी स्टार्ट ही हम कह लें कि डेंगू का है, तो इस पर हमें काबू पाने के लिए कौन से इकदाम करने की अभी ज़रूरत है? समझता हूँ कोई भी हुकूमत इसको कामयाब नहीं हो सकती जब तक कि अवाम, पूरा सोशल स्ट्रक्चर आपका इसके लिए मुतहरिक नहीं होता। हम अपने घर के अंदर तो हमें ही करना पड़ेगा। जहाँ हमारी अगर टैंकी है पानी की और उसका ढकना नहीं लगा, तो किसी गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करना कि वो जाके देखेगी सबके ढकने। और बहुत टायर अगर पुराने पड़े हैं तो टायर को तलफ करें, बजाय इसके कि टायर आपकी ख़राबी करें, इसकी उसके अंदर पानी खड़ा हो और ये इस तरह वहाँ ब्रीडिंग हो। तो इसलिए हमें मिलजुल के इसको साफ़ सुथराई के साथ इसका मुकाबला करना है। और ये एक हकीकत है कि इसमें हमें इंटरसेक्टोरियल हार्मोनी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है, चाहे वो वासा है, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट है, चाहे वो आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है या लोकल गवर्नमेंट है। इन सब को बेइंतहा मुतहरक होना चाहिए। स्कूल एजुकेशन को बिल्कुल ठीक है, सबको मिलकर इसका मुकाबला कर रहा। वाइस चांसलर UHS हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, सब्सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और हम सब की जिम्मेदारी है इसके अंदर। और अब तो बेशतर लोग हैं, मैंने तो एक पूरी फैमिली को देखा है जिनको डेंगू हो गया। बिल्कुल ऐसी एहतियात करें, क्योंकि एहतियात ही इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें यहाँ पे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। ब्रेक के बाद नाज़रीन हम बात करेंगे लेजेंड कॉमेडियन उमर शरीफ साहब की, जिनके जस्ते खाकी को आज सुबह जर्मनी से कराची पहुंचा दिया गया है।
उमर शरीफ की बेवा भी मैयत के साथ पाकिस्तान आई हैं और मरहूम अदाकार के बेटे जवाद उमर का कहना है कि नमाज जनाजा जो है वो दोपहर 3 बजे उमर शरीफ पार्क में ही अदा की जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। लेजेंड अदाकार के घर की बात करें तो ताज़ियत करने वालों का तांता बंधा हुआ है। जिस वक्त जस्ते खाकी पहुंचा और आप ये मनाज़िर भी देख सकते हैं कि फूलों की पत्तियां जो हैं वो काफ़िले के रास्ते में निछावर की जाती रहीं और बड़ी एक मतलब कहा जाए कि हर आंख जो थी वो अश्कबार थी और तमाम लोग ये भी बातचीत वहाँ पर कर रहे थे कि वो बहुत खिदमात हैं उमर शरीफ साहब पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज की जब हम बात कर रहे होते हैं दुनिया भर में उजागर करने में ये हमारे फ़नकार बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे होते हैं। उमर शरीफ साहब ने तमाम उम्र ये किरदार अदा किया। अच्छा हमजा, जिस तरह से हम देख रहे थे जब ये उनका जैसे खाकी लेके आया जा रहा था, पाकिस्तानी परचम में लिपटा हुआ था और हर कोई अश्कबार था, गमज़दा था, अफसुर्दा था कि एक लेजेंड जो है वो उनका जो एक दौरानिया था वो ख़त्म हो गया और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन उनका काम, उनकी जो यादें हैं वो हमेशा याद तो रखी जाएंगी और हमेशा जो है उनके मद्दाह जो है उनको दिल में याद रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा कि इतनी रिस्पेक्ट की गई, उनके ऊपर फूलों की जो पत्तियाँ हैं वो निछावर की गई और मतलब बहुत ही ऐसा मतलब वो मनाजिर थे कि बहुत ज़्यादा आंखों में आंसू उस टाइम आ रहे थे। आपको अपने मुल्की हीरोज़ को यही मतलब जो ड्यू क्रेडिट है वो मिलना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर उनकी मैयत को इस वक्त सर्द खाने मुंतकिल कर दिया गया है। शहराज वहाँ पर मौजूद हैं और उनकी रिहाइश उनके घर से हमारे साथ फयाज़ यूनुस भी मौजूद होंगे। पहले शहराज से बात कर लेते हैं। शहराज, ये बताइएगा सर्द खाने मुंतकिल किया गया था मैयत को, वहाँ से किस वक्त जनाजे के लिए लेके जाया जाएगा? जी बिल्कुल, उमर शरीफ की जस्ते खाकी जो है वो आज सुबह तकरीबन 7:30 बजे के टाइम कराची एयरपोर्ट से सदखाना ईदी सेंटर जो है वो मुंतकिल किया गया था और इस हवाले से तमाम तर इकदाम जो हैं वो मुकम्मल भी हमें दिखाई दिए। शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर पहले से ही मौजूद थी, जबकि एयरपोर्ट से उनके जो चाहने वाले हैं वो भी उनके हमरा जो है यहाँ तक आए थे और जिसके बाद जस्ते खाकी को जो है वो सर्द खाने में जो है वो मुंतकिल कर दिया गया। इस दौरान हमने देखा कि बड़ी तादाद जहाँ शहरियों की और मद्दाहों की मौजूद थी, वहीं बड़ी तादाद में फनकार भी यहाँ पर जो उनके साथ काम करने वाले लोग थे वो भी यहाँ मौजूद थे। बहुत ही अकीदत और एहतराम से जो है उनका यहाँ पर इस्तकबाल किया गया, उनकी जस्ते खाकी का, और फूलों की पत्तियाँ जो है उस पर निछावर की गई। उनकी जो जस्ते खाकी है उसे कौमी परचम में जो है वो लपेटा गया और लपेटा हुआ था और ये सब मनाजिर जो है हमने देखे। उनके साथ उनकी जो बेटे हैं वो मौजूद थे, उनकी जो अहलिया थी वो मौजूद थी। इसके अलावा हमने देखा कि सूबाई वज़ीर इत्तलात सईद गनी भी जो है वो एयरपोर्ट पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने उनकी बॉडी रिसीव की और उसके बाद मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ जो है उन्हें यहाँ पर सर्द खाने मुंतकिल किया गया। बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 11 से 11:30 के दरमियान जो है उनकी जो जस्ते खाकी है वो यहाँ से उनकी रिहाइश गाह मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी, जिसके बाद उनकी जो नमाज जनाजा है वो उमर शरीफ पार्क में अदा की जाएगी और उसके बाद जो है उनको अब्दुल्ला शाह गाजी के अहाते में जो मज़ार है, मज़ार के अहाते में जो कब्रिस्तान है वहाँ उनकी तदफीन की जाएगी। इस हवाले से तमाम तर इकदाम जो है वो बताए जा रहे हैं कि मुकम्मल कर लिए गए हैं। ताहम अब भी जो है हम देख रहे हैं कि शहरियों की बड़ी तादाद या उनके साथ काम करने वाले जो लोग हैं वो सर्द खानों का रुख कर रहे हैं, उनके घरों पर जा रहे हैं, ताज़ियत कर रहे हैं और उनके लिए खुसूसी दुआएं भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, शहराज हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हम रुख करेंगे फयाज़ यूनुस का। फयाज़, आप बताइएगा उमर शरीफ साहब की रिहाइशगाह के बाहर क्या मनासिर देख रहे हैं? उनके चाहने वाले जो हैं, उनके मद्दाएं कितनी बड़ी तादाद में वहाँ पहुँच रहे हैं? ख़ास तौर पर अगर बात करें फ़नकार बरादरी की, अदाकार बरादरी की, तो कितनी बड़ी तादाद में वो लोग भी पहुँच रहे हैं? देखिए बिल्कुल, इस वक्त मैं कॉमेडी किंग उमर शरीफ के घर के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के साथ साथ थिएटर पे काम करने वाले अफराद जिन्होंने उमर शरीफ के साथ मुख्तलिफ जो है थिएटर्स में काम किए थे, लोग रिहाय कराची के शहरी बड़ी तादाद में अब उनके घर के बाहर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। तमाम तर लोग काफ़ी ज़्यादा गमज़दा हैं क्योंकि उनका ये कहना है कि उमर शरीफ की जो खला है वो कोई और जो फ़नकार है वो पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि उमर शरीफ जो है 14 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला थिएटर किया था कराची में, जिसके बाद देखते ही देखते जो है उमर शरीफ ने अपनी जगह बनाई और कराची में उन्होंने मज़ाहिया किरदार अदा करने में वो मकाम हासिल किया जो इससे पहले किसी और के पास नहीं था। यहाँ पर लोगों से भी हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि वो सुबह उनका दीदार करने के लिए आए थे, अब वो घर वापस जाएंगे और नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए वो जो है उमर शरीफ पार्क क्लिफ्टन में जो है 1 बजे पहुँच जाएंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि कराची भर से लोग बड़ी तादाद में जो है क्लिफ्टन में जो उमर शरीफ के नाम से जो पार्क बनाया गया
है वहाँ पर पहुँचेंगे। पुलिस की जानिब से भी हम देख रहे हैं कि सुबह से इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं। उमर शरीफ के घर के बाहर हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा रश लगता जा रहा है, लोग आ रहे हैं और उनकी यही कोशिश है कि उनके अहले खाना और उनके बच्चों के साथ ताज़ियत कर सकें। लेकिन उनके जो दोनों बेटे हैं और उनकी जो अहलिया घर के अंदर मौजूद हैं, जबकि जो दोनों बेटे हैं वो उनके जस्ते खाकी के साथ इस वक्त भी ईदी सरदखाने के अंदर मौजूद हैं और वो 11:30 बजे के करीब जो है जस्ते खाकी के साथ उनके घर पर आएंगे और उसके बाद उनका आखिरी दीदार जो है उनके घर के बाहर गुलशन इकबाल में किया जाएगा। उमर शरीफ की जो नमाज जनाजा है उसकी भी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 3 बजे नमाज जनाजा मुकम्मल कर ली गई, 3 बजे जनाजा अदा की जाएगी। बहुत शुक्रिया फयाज यूनुस और शिराज अहमद, आप हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे। और मतलब आप सब जानते हैं कि तवील अदालत के बाद अमेरिका मुंतकिल किया जाना था, अमेरिका एयर एम्बुलेंस के थ्रू लेके जाया जा रहा था उमर शरीफ साहब को, लेकिन तबीयत ख़राब हुई। जर्मनी में जो है एम्बुलेंस को लैंड करना पड़ा, वहाँ पर उनको अस्पताल दाखिल करवाया गया और आखिरी सांसें उन्होंने जर्मनी के अस्पताल में ही ली हैं और अब उनका जस्ते खाकी पाकिस्तान पहुँच गया है। और हम यही अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, पहले हम दुआ कर रहे थे कि अल्लाह उनको सेहत याबी वाली ज़िंदगी अता करे, अब हम अल्लाह ताला से ये दुआ करेंगे अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। बिल्कुल, और उनके अहले खाना जो है, उनके जो पीछे जितने भी लोग रह गए हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ बात कर लेंगे मौसम मैदान से भी आपके साथ शेयर करेंगे कुछ खबर, क्योंकि तशवीशनाक जो है वो सूरत हाल देखने में आई है। बढ़ता हुआ तजारती खसारा जो है वो खौफनाक अफरियत की मानद हमारे सामने आन खड़ा हुआ है। और रवा माली साल की अगर हम बात करें तो पहली समाही में ही तजारती खसारा 100% इजाफे से 11.7 अरब डॉलर तक जा पहुंचा है। हाँ जी, जिसकी वजह और कुछ नहीं तो दरामदात में गैर मामूली इजाफा है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के जारी करदा दादोशुमार हम आपको बता रहे हैं, जुलाई ta सितंबर बरामदात और दरामदात का दरमियानी फ़र्क 11.7 अरब डॉलर तक पहुँच गया। सिर्फ 2 माह की है। और गुज़श्ता माली साल के इसी अरसे में तजारती खसारा 5.9 अरब डॉलर था। इस तरह तजारती खसारे में 100% तक इजाफा। अच्छा, इस रुझान से हमदा जाहिर ये होता है कि माली साल के अख्ताम तक तजारती खसारा जो है मुकर्रर हदफ 28.4 अरब डॉलर से बहुत ऊपर चला जाएगा। और रवा माली साल के इब्तदाई 2 माह का तजारती खसारा ही अगर हम बात कर लें सालाना हदफ के 41% जो है 41% से जायद है। जी, और तजारती खसारा बढ़ने से करंट अकाउंट खसारे में इजाफा होगा, जिसको मौजूदा हुकूमत मईशत के लिए जहर कातिल करार देती रही है। और तजारती खसारा बढ़ने से बिल आखिर महंगाई और बेरोज़गारी पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा, जो हुकूमत और अवाम के लिए कहा जा रहा है कि दोनों के लिए बड़ा एक इम्तिहान होगा। अब हम इसी सारी सूरत पर बात करेंगे। मेंबर इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सुलहरी साहब। हुकूमत तो करंट अकाउंट खसारे में कमी का क्रेडिट लेती रही है। हम गुज़श्ता 3 माह की अगर बात कर लें तो उसके दौरान ये 100% तक बढ़ चुका है, जो मुस्तकबिल में भी मज़ीद ख़तरनाक साबित हो सकता है। मुशावरती काउंसिल की क्या तजावीज़ है इस पर? देखिए, पिछले साल जो करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी थी उसकी 2-3 बुनियादी वजूहत थी। और एक इम्पॉर्टेंट बुनियादी वजह ये थी कि दरामदात जो थी वो तलब ना होने की वजह से बहुत कम थी। जो कोरोना वैक्सीन है उसकी परचेज़ भी पिछले साल इतनी ज़्यादा नहीं थी। और ओवरऑल भी जो दरामदात हैं पाकिस्तान में वो मुआशी सरगर्मियाँ थोड़ी सी स्लो होने की वजह से कम थी। जैसे कि पूरी दुनिया में जो है वो एक अर्लियर देन एक्सपेक्टेड इकनॉमिक रिकवरी हुई, उसी तरीके से पाकिस्तान में भी हुई। और जब पाकिस्तान में हुई और पाकिस्तान में हमने देखा कि जो मुआशी तरक्की की शरह थी वो भी हमारी तवक्कुआत से बहुत बढ़ के हुई। कहाँ पे ADB और वर्ल्ड बैंक जो थे 1.5 और 2% फोरकास्ट कर रहे थे, हम 3.9 को टच कर गए, ऑलमोस्ट डबल। तो जब पाकिस्तान में तरक्की डबल होती है तो इसका मतलब होता है कि मांग जो है चीज़ों की वो बढ़ जाती है। और जब मांग बढ़ती है तो फिर दरामदात में इजाफा होता है। बरामदात चूँकि कम है और जब बरामदात कम होंगी, दरामदात ज़्यादा होंगी तो करंट अकाउंट डेफिसिट का उसका नतीजा निकलेगा। अभी भी अगर हम पहले 3 माह को देखें इस माली साल के, तो ऑलरेडी जो खसारा है, जो तजारती खसारा है, वो तकरीबन 11 अरब डॉलर को छू रहा है। हर महीने तकरीबन हमारी 6.5 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स हैं, तकरीबन 2.5 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं। तो जब वो गैप होगा तो जाहिर है। ठीक है सुलहरी साहब आइएगा, एक्सपोर्ट्स को हुकूमत कोट कर रही है, वो फिगर्स बेहतर हैं, ठीक है, लेकिन इंपोर्ट्स के बारे में बात क्यों नहीं हो रही है? वो दोगुना बढ़ रही हैं। इससे में कमी ना आने की बड़ी वजह क्या है, बल्कि इजाफा होने की वजह क्या, और इससे नुकसानात क्या होंगे मईशत को?
जब आपकी इक्तिसादी तरक्की होती है, जब भी पाकिस्तान जो है वो 4-4.5% की शरह से ज़्यादा तरक्की करता है तो एक इंपोर्ट में इजाफा हो, जो डिमांड है उसमें इजाफा होता है। क्योंकि हमारा इंडस्ट्रियल बेस लो है तो अक्सर चीज़ें जो चाहिए होती हैं उस तरक्की को के नतीजे में वो बाहर से इंपोर्ट हो रही होती हैं, भले वो आपकी टिन फूड, पैकेज फूड है या वो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, तो सारी चीज़ें बाहर से आ रही होती हैं। गाड़ियाँ आप देखिए, जो महंगे वाले फ़ोन देखिए, जो बाकी हाउस होल्ड आइटम्स हैं उनको देख लें, इंडस्ट्रियल आइटम्स को देख लें, तो जब ये सारी महंगी चीज़ें बाहर से दरामद होंगी तो जाहिर है कि जब उनकी डिमांड है तो वो दरामद हो रही है, दरामदात में इजाफा हो रहा होगा। सेकंड जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तकरीबन $450 मिलियन, तकरीबन $500 मिलियन की तो वैक्सीन इम्पोर्ट हो रही है। तो जब वैक्सीन इम्पोर्ट होगी और आपने देखा कि माशाल्लाह पाकिस्तान में अब 12 साल से के बच्चों से लेके तमाम उम्र के अफराद को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जा रही है, तो ये वैक्सीन जब इम्पोर्ट होगी तो जाहिर है वो दरामदात में इजाफा जो है वो तो होगा, और उसी की वजह से जो हमारा खसारा है वो भी बढ़ रहा है। एक्सपोर्ट्स को देखें तो एक तो हमारे एक्सपोर्ट आइटम जो है वो बड़े गिने चुने से हैं, फिर हमारी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बड़ी गिनी चुनी सी हैं, तो वही 4-5 चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं। टेक्सटाइल, गारमेंट्स हैं, लेदर गुड्स हैं, राइस है, ऑरेंजेस हैं, मैंगोज़ हैं, तो इसके अलावा तो कोई चीज़ जो है ख़ास वो आपकी इम्पोर्ट नहीं होती है, वही चंद। लेकिन सुलेह के बावजूद ये दलील देना दुरुस्त है कि कोरोना में बेहतरी के बाद सप्लाई चेन के मसाइल, डिमांड बढ़ने से दुनिया की बड़ी मईशतें जो हैं वो भी खसारे का शिकार रही हैं, तो आलमी हालात के पेश नज़र हुकूमतों के इक़दाम की ज़रूरत है? देखिए ये दलील बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोविड के बावजूद इकॉनमी इतनी जल्दी रिकवर कर जाएगी, और ये सिर्फ पाकिस्तान की नहीं पूरी दुनिया की इकॉनमी, उसी वजह से रिकॉर्ड जो एनर्जी प्राइसेस हैं उनमें इजाफा हुआ। सिर्फ मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि इस वक्त जो कोयला जो कि हम साउथ अफ्रीका से मंगवाते हैं उसकी एक साल में कीमत जो है वो दुगनी हो गई है। जो क्रूड ऑयल है ब्रेंट, उसकी पिछले एक साल में अगस्त टू अगस्त अगर आप कंपैरिजन करें तो वो 1.5 गुना हो गई है, 150% बढ़ गई, और गैस की कीमत एक साल में 500% बढ़ गई। तो एनर्जी की डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ी और उसी के बायस एनर्जी नापैद भी होती जा रही है और वो महंगी भी होती जा रही है। इसी तरीके से जो बाकी कमोडिटीज़ हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ। तो कोविड से जो एक रिकवरी है, बड़ी खुशाइन बात है कि जिन जिन ममालिक में वैक्सीन का तनासब बेहतर होता चला जा रहा है वहाँ पे इकॉनमी खुलती जाती है और वहाँ पे कमोडिटीज़ भी डाइवर्ट हो रही हैं उनकी इम्पोर्ट। लेकिन पाकिस्तान जैसे ममालिक यहाँ पे के अल्लाह का फजल है कि कोरोना उस तरीके से हिट नहीं किया। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और हम करंट अकाउंट खसारे के हवाले से उनसे गुफ्तगू कर रहे थे। आपने मुलाहिज़ा की, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मोटिवेशन की, बात करेंगे असल हीरोज़ की, बात करेंगे ऐसे लोगों की कि जो मुश्किलात से घबराते नहीं हैं बल्कि उन मुश्किलात से गुजरते हुए कामयाबी हासिल करते हैं। बिल्कुल, अगर इंसान हम देखें ना कि आगे बढ़ने की इंसान में लगन हो तो मुश्किलात जो हैं वो फिर वो उसको कि मैटर ही नहीं करती हैं। जिनके हौसले बुलंद हों, अज़म जवां हों, रास्ते उन्हें खुद मंजिल का पता देते हैं। हम बात करें 29 साल अफ़गान मुहाजिर डॉक्टर सलीमा रहमान की, वो भी ऐसी ही बाहिम्मत लोगों में से एक हैं जिनको पाकिस्तान में पहली अफ़गान मुहाजिर ख़ातून डॉक्टर भी करार दिया जा रहा है। मगर बात इतनी सी नहीं है हमज़ा, उनको इस साल अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए पनाह गुज़ीन ने अफ़गान मुहाजिरीन और मकामी लोगों की गैर मामूली मदद करने पर एशिया में नैन्सन रेफ्यूजी अवार्ड से भी नवाजा। क्या बात है, डॉक्टर सलीमा को ये अवार्ड कोरोना की वबा के दौरान होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी और अफ़गान मुहाजिरीन के लिए गैर मामूली खदमात फराहम करने पर दिया गया। और UNHCR के मुताबिक ये अवार्ड उस ताकतवर मिसाल को उजागर करता है जो डॉक्टर सलीमा ने दीगर अफ़गान पनाह गज़ीन ख़वातीन और लड़कियों के लिए कायम की है। क्या बात है, क्रेडिट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहबा से बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहबा हमारे साथ ही मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहबा पहले तो आपको बहुत ज़्यादा इसलिए मुबारक हो, लेकिन हम आपसे ही जानना चाहते हैं सफ़र कितना कठिन था। हम आपकी स्टोरी सुनना चाहते हैं, सब लोग सुनना चाहते हैं कि ये किस तरीके से सफ़र तय किया कि डॉक्टर बन गई और अब अपनी खिदमात भी सर अंजाम दे रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने मुझे अपने इस प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी। मैं एक अफ़गान महाजिर की हैसियत से पाकिस्तान में काफ़ी सालों से रह रही हूँ अपनी फैमिली के साथ, और
डॉक्टर बनने का ख्वाब देखना एक महाजिर होने की हैसियत से मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात से घिरा हुआ था। मुझे काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, काफ़ी ज़्यादा रास्ते में रुकावटें वगैरह थी, लेकिन अपनी जो मेरी डिटर्मिनेशन थी और एक हौसला जो मेरे वालिद साहब ने दिया, जो मेरे वालिद साहब ने सपोर्ट किया, उसके बदौलत में अपने ख्वाब की तकमील कर सकी। मेरी जो प्राइमरी स्कूलिंग है वो अफ़गान महाजरीन के ही स्कूल से हुई थी। उस वक़्त जो है हम सब वहाँ से मुफ्त तालीम हासिल कर रहे थे। उसके बाद हायर एजुकेशन मैंने पाकिस्तानी स्कूल से हासिल की और उस वक़्त अफ़गान महाजिर होने की हैसियत से मुझे रहनुमाई नहीं थी कि दाखिला किस तरह से लिया जाए, क्या किया जाए, लेकिन मेरे पाकिस्तानी असातिज़ा ने काफ़ी रहनुमाई की और मदद की। बाद में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के टाइम भी काफ़ी ज़्यादा दफ़ा एप्लीकेशंस देनी पड़ी क्योंकि हमें नहीं पता था कि प्रोसीजर क्या है। महाजिर होने की वजह से जो है ना हमारी सिर्फ एक सीट थी पूरे पंजाब में, जिसके लिए कि मुझे काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन बालाखिर वो मुझे सीट मिल गई और मुझे अपने ख्वाबों की ताबीर पूरी होती नजर आ गई। साथ ही कम्युनिटी की तरफ से भी थोड़े बैरियर्स का सामना करना पड़ा क्योंकि हमारी तरफ लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता। जी, हमारी तरफ लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता, उनको घरों से भी निकलने की इजाज़त नहीं होती और महाजिर होने की वजह से तो बिल्कुल ही मतलब रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा हैं। तो इसलिए मैं अपनी कम्युनिटी की सबसे पहली लड़की हूँ जो कि डॉक्टर बनी हूँ और इस तरह से आगे आई हूँ। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। आपके जो हौसले थे वो इतने बुलंद थे कि आपको कामयाबी भी मिली है और वाकई में बड़ा मुश्किल था कि एक मुहाजिर मतलब लड़की, और पहली आप लड़की हैं जो कि डॉक्टर बनी है इस तरह से मुहाजिर। लेकिन अगर हम बात करें, जैसे आपको UNHCR की जानिब से अवार्ड भी मिला है, बड़े एजाज़ की बात है। फ्यूचर प्लान्स की अगर हम बात करें, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? जी, मेरे जो एक तो ये कि जो अवार्ड मुझे मिला है UNHCR की तरफ से, ये मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए और मेरी पूरी कम्युनिटी के लिए एक एजाज़ की बात है। और मेरे फ्यूचर प्लान्स, क्योंकि मैंने तिब का शोबा इख्तियार किया है कि मैं इंसानियत की खिदमत कर सकूं, तो मेरे फ्यूचर प्लान्स भी उसी लिहाज से कि मैं चाहे जहां कहीं भी हूं इंसानियत की खिदमत कर सकूं और इसके अलावा लड़कियों की तालीम को प्रमोट कर सकूं, क्योंकि मैंने खुद ये देखा है कि लड़कियों को बिल्कुल आगे नहीं आने दिया जाता। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, आप जिस तरह से पहली डॉक्टर हैं अपनी कम्युनिटी के अंदर, तो आपके बाद क्या बाकी जो बच्चियां पढ़ना चाह रही हैं, जो काबिल बच्चियां हैं, आप देखती हैं कि उनको एक मोटिवेशन मिली है और पेरेंट्स का भी थोड़ा सा सोचने का जाविया तब्दील हुआ है? पेरेंट्स भी अब आपसे बात करते हैं कि हम भी अपनी बच्ची को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, अब हमें क्या करना है? जो मुश्किलात आपने फेस की थी, अब आपको तो प्रोसीजर भी समझ लग गया होगा, तो उनको आप गाइड भी करती हैं? जी जी, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं सबसे पहली थी, मेरे लिए तो कोई रहनुमाई नहीं थी, लेकिन अब जो लड़कियां मुझे देख के इंस्पायर होती हैं, जो कि आगे आना चाहती हैं, क्योंकि अब मैंने एक चीज़ प्रैक्टिकली करके दिखा दिया है। मेरी कम्युनिटी वालों की सोच भी इस सिलसिले में थोड़ी चेंज हो गई है कि वाकई एक लड़की जो है वो कुछ कर सकती है, डॉक्टर बन के या फिर टीचर बन के या जो भी वो बनना चाहती हैं, अपने लोगों की खिदमत कर सकती हैं। तो फिर वो इस सिलसिले में मेरी रहनुमाई लेने, मुझसे गाइडेंस लेने लड़कियां आती हैं, उनके वालिदैन भी रुजू करते हैं, और ये मेरे लिए एक फ़ख्र की बात है, मेरे वालिदैन के लिए एक फ़ख्र की बात है कि हम उनकी हेल्प कर पा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कैसा फील कर रही होती हैं आप जब आप जिस तरह से आप पाकिस्तान में आई? पाकिस्तान में आपको पहले तो बताइए कि माहौल कैसा मिला, यहाँ के लोग कैसे थे, किस तरह से उन्होंने आपके साथ मतलब बातचीत की, आप लोगों आपकी हेल्प भी की? बिल्कुल। और दूसरा ये कि आपने कैसा फील किया जब आप इंसानियत की खिदमत कर रही होती हैं? जी, पाकिस्तान में हमें बहुत अच्छा माहौल मिला, क्योंकि कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिली कि हम एक अफगान महाजिर हैं। बहुत ही लविंग, बहुत ही सपोर्टिव, क्योंकि मेरे जो टीचर्स थे, मेरे कलीग्स, मेरे फ्रेंड्स, इन सब ने मुझे हमेशा हर मोड़ पे सपोर्ट किया और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। इन्होंने अपनी बहनों की तरह, अपनी बेटियों की तरह रखा, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिला। और पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान ने भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज दी कि हम जैसे कि डॉक्टर बन सके। मेरी एक मिसाल आपके सामने है। और इसके अलावा जब मैं काम करती हूँ, जैसे अब मैं डॉक्टर बन गई हूँ, और जब मैं
पाकिस्तानियों की भी पाकिस्तानी मरीज़ भी देख पाती हूँ या फिर उनकी खिदमत करती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। ये मेरे लिए एक एजाज़ की बात है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमें काफ़ी सालों से मेज़बानी की है, कई साल उन्होंने हमारी मेज़बानी की, और अब हम पाकिस्तान के लिए कुछ कर सके तो ये हमारे लिए एक एजाज़ की बात है। बड़ा बेहतरीन और अच्छा पॉजिटिव जज्बा है आपका डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आपने की और आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी। क्या बात है, ये वो मिसालें हैं जिनको फॉलो करना हम सबको चाहिए और इन लोगों को प्रमोट करना भी चाहिए ताकि बच्चों को मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले। जिसने डॉक्टर सलीमा रहमान कही थी, पे बैक करने का भी उनमें एक अज़्म मौजूद है। यकीनन एक बहुत बड़ी एग्जांपल है हमारे सामने कि एक अफ़गान मतलब पनाह गुज़ीन जो हैं उनके कैंप से आप उठ के आई हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान में आपने इतना बेहतर काम किया और डॉक्टर बन गई और अब खिदमत भी सर अंजाम दे रही हैं। और आप लोग बहाने करते रह जाते हैं, हम लोग भी बहाने करते रह जाते हैं, तो इतने कोई बैरियर्स हमारी ज़िंदगियों में नहीं है जितने डॉक्टर साहब के लिए मुश्किलात होंगी। चलें जी, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जिंदा दिलाने लाहौर के लिए ट्रांसपोर्ट के हवाले से एक अच्छी खबर आई है। मेट्रो बसों के ट्रैक पर अब नई नवेली बसें भी दौड़ती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल हमजा, अगर बात करें लाहौर मेट्रो बस सर्विस की तो उसके लिए अब 64 नई बसेस जो हैं वो पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी जो है उसके हवाले कर दी गई हैं। और वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि मंसूबे में 2 अरब रुपए की बचत भी की गई है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर किया जा रहा है तो अजला में लोड मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए सड़कों की जो टूट फूट है उस पर काबू पाएंगे और लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी का दायराकार पूरे पंजाब में फैला रहे हैं। ये भी बिल्कुल ऐसे। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग से मोटरवे M2 तक एलिवेटेड एक्सप्रेस वे जो है उसकी बनाने की उसूली मंजूरी भी दे दी है, जिससे लाहौर की जो बड़ी सड़कें हैं वो आपस में लिंक्ड हो जाएंगी, जबकि एक्सप्रेस वे से ट्रैफिक के दबाव में 65% तक कमी भी होगी। और हुकूमत को चाहिए कि लाहौर और दूसरे बड़े जो मेट्रोपॉलिटन शहरों के लिए ट्रांसपोर्ट के नए मंसूबे शुरू करें ताकि शहरियों को सफ़र की बेहतरीन और मेयारी सहूलतें मिलें। जो एलिवेटेड एक्सप्रेस वे है, इकरा ये याद है शहबाज शरीफ साहब के दौर के अंदर भी इसकी बड़ी एक बातचीत थी कि जी आप गुलबर्ग से सीधा बाबू साबू टोल प्लाजे पर पहुँच जाएंगे और वो लिंक कर रहा होगा, बंद रोड होगा, गुलशन रावी होगा और वो LOS वाला भी जो है वो बिल्कुल ऐसी एक रश से भी हम लोग बच गए। और दूसरा ये कि बड़े कम वक्त में जो है हम एक से दूसरी जगह पे पहुंच LOS वाली सड़क भी वही बनाई गई थी, लेकिन वो जो है ताखीर का शिकारी मंसूबा रहा। अब लग रहा है कि जी कि शायद ये भी मुकम्मल होगा तो शहरियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। और जो शहर के अंदर रश है कि बाहर से कोई लोग आते थे, उन्होंने उधर जाना होता था, वो भी अंदर से जा रहे होते थे। और हमारे नुमाइंदे फ़हीम अमीन इस वक्त जो है हमें बताएंगे कि जो नई आ रही हैं नई नवेली बसें ये दिखती कैसी हैं, ये कैसी बसें हैं। जी फ़हीम बताइएगा हमें। वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से मेट्रो बसेस के नए फ्लीट का इफ्तिताह कर दिया गया था उनकी जानिब से। और ये बसें 8 जनरेशन बसें कहलाती हैं। क्यों कहलाती हैं आपको ज़रा बताते हैं कि यहाँ पर जदीद जो है वो AC नस्ब किया गया है और साथ ही साथ बसों में कूलिंग सिस्टम को बरकरार रखने के लिए एयर कर्टन्स लगाए गए हैं ताकि जो कूलिंग है वो ज़ाया ना हो, क्योंकि बार बार दरवाज़ा खुलता है। मेरे कैमरामैन ज़रक शहबाज अगर आपको दिखा सकें तो ये देखें, ये डिसइंफेक्शन यूनिट भी लगाया गया है कि जैसे ही बस जो है वो एक पूरे रूट का चक्कर लगा कर आती है तो फौरी तौर पर इसको डिसइंफेक्ट कर लिया जाता है। जबकि साथ ही साथ यहाँ पर जो इस दफ़ा कुर्सियाँ जो लगाई गई हैं वो इंतहाई जदीद कुर्सियाँ हैं, आरामदेह कुर्सियाँ हैं, जहाँ पर बैठने वाले लोग जो हैं वो आरामदेह सफ़र कर सकेंगे। जबकि साथ ही साथ एमरजेंसी एग्जिट जो है इन बसों में लगाया गया है ताकि किसी एमरजेंसी की सूरत में निकला जा सके। साथ ही यहाँ पर कैमरास भी लगाए गए हैं ताकि बस के अंदर की जो सूरत हाल है उसको भी मुकम्मल तौर पर मॉनिटर किया जा सके। देखने में नज़र आ रहा है कि ये बस जो है वो इंतहाई जदीद है, 8 जनरेशन की बस इसको कहा जा रहा है इंतज़ामिया की जानिब से। लेकिन जो इस तमाम जदीद तरीन बस के बाद जो अहम तरीन बात है वो ये है कि पुरानी बसें जो थी, जब एग्रीमेंट किया गया था मास बस अथॉरिटी का तुर्क कंपनी के साथ, तो उनको 365 रुपये फ़ी किलोमीटर के हिसाब से चलाया जा रहा था। ये जदीद बसें जो हैं अब जो चलाई जा रही हैं इनका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो 305 रुपये जो है फ़ी किलोमीटर के हिसाब से हुआ है। 12 साल
साल पहले पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें क्या थी, तनख्वाहें, लेबर और दीगर अखराजात क्या थे, और आज जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, सैलरी सब कुछ में इजाफे के बावजूद भी मौजूदा हुकूमत की जानिब से ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 305 रुपये में किया गया है, जो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जी, हमें अपडेट कर रहे थे और आपने हमें ये जो नई नवेली बसेस हैं इनके अंदर और जो इनके अंदर जदीद उन्होंने टेक्नोलॉजीज ऐड की हैं उनके मुतालिक बताया और जदीद सजावट भी जो गुब्बारे लगे हुए थे उसके मुतालिक भी मैं बताया। वाकई में बसेस जो है थोड़ी पहले से जो है पहली वाली बसेस से मुनफरिद हैं। हम इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब जहांज़ेब किची साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जहांज़ेब साहब। लाहौर मेट्रो बसेस में तो हम देखते हैं कि पीक आवर्स के दौरान बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। अब जब नई मेट्रो बसेस जो है फ्लीट में शामिल हो रही हैं तो कैपेसिटी में कितना इजाफा हो सकेगा? देखें जी, इस वक्त जो हमारी ये बसेस हैं इसमें 120 लोगों के बैठने की और खड़े होने की गुंजाइश मौजूद है। और इस वक्त जो हमारा 64 बसेस का फ्लीट है वो जो हमारी असेसमेंट है उसके मुताबिक ये बिल्कुल हमारे जो डिमांड है उसको वो पूरा कर रही है। और अगर इसकी डिमांड बढ़ी तो फिर हम इंशाल्लाह इसके फ्लीट में ठीक है। खिची साहब, ये भी पुरानी बसों के हवाले से एक तनकीद आप लोगों पर ये होती है कि मेंटेनेंस नहीं आप लोगों ने उस तरीके से करवाई जिससे आवाम को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक तो इसको एड्रेस कर दीजिएगा, दूसरा नई बसों में ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो पिछली बसों में नहीं थे? देखें जी, पिछली जो हमारा एग्रीमेंट था वो 2018 में एक्सपायर हो गया था जी। और ये जो नया हमारा एग्रीमेंट और इसके जो जिस वक्त ये पेंडेमिक की सूरत हाल में तमाम जो हमारी दुनिया थी, ख़ास तौर के ऊपर जो चाइना में प्रोडक्शंस के कुछ इश्यूज़ थे और उसके लिए फिर हमें ये कुछ साल डेढ़ का जो अरसा हुआ इसमें ये इसकी जो जिस कंपनी ने ये अवार्ड जीता था उसको मुश्किलात थी इसके मैन्युफैक्चरिंग में। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जो फ्लीट है वो यहाँ पर पहुँच चुका है। फिर मैं आपको इसमें ये भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये अगर इसका हम तकाबली जायज़ा लें सबका एग्रीमेंट के साथ तो वो आपके इल्म में है कि टर्किश कंपनी थी जी। और उनकी 8 साल की ये इनकी एक लाइफ होती है हमारी बसों की, वो तकरीबन पूरी हो चुकी थी, जिसकी वजह से जिस आप निशानदही जो कर रहे हैं कि एयर कंडीशन सिस्टम में और दूसरे उसके सिस्टम्स में कुछ इश्यूज बिल्कुल आए थे। तो अब जो हमारा ये एग्रीमेंट है ये 8 साल के लिए है। ये नई बसें हैं, इसकी टेक्नोलॉजी भी उससे ज़्यादा बेहतर है। वो यूरो 2 की बसेस थी टेक्नोलॉजी की, ये अब जो जदीद यूरो 3 की ये हमारी बसेस हैं। और इसमें जो इजाफी खसूसियत है कि जो कोरोना के SOPs को हमने मद्देनज़र रखते हुए इसमें एक खुदकार डिसइंफेक्शन का सिस्टम मौजूद है कि जैसे ही मुसाफिर नए स्टेशंस के ऊपर आते हैं तो वो खुदकार तरीके से उसमें डिसइंफेक्शन भी करते हैं। और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हमारा ये जो एग्रीमेंट है, ये जो हमारी वीडा आपकी हमारे अपने मुल्क की कंपनी है, तो मैं नहीं समझता कि हमें इस तरह के इश्यूज़ दोबारा आएँ जो हमने पहले फेस किए हैं, क्योंकि तजर्बा उसी से हासिल होता है। और हमने ये चीज़ देखी है कि साबका एग्रीमेंट के जो आखिरी दिनों में थे जो चीज़ें हमने फेस की हैं, इंशाल्लाह हम यकीनी बनाएंगे कि इस तरह की सिचुएशन अच्छा, जहाँ वज़ीर आला पंजाब साहब कह रहे थे कि शफाफ टेंडर के ज़रिए 2 अरब रुपए की बचत भी की गई है, लेकिन इससे तो फिर ये साबित होता है ना कि माजी में महंगे मुआहदे किए गए थे, सरकारी ख़जाने में मुबैना तौर पर करप्शन भी की गई थी। क्या इस हवाले से तहकीकात किसी मंतक की अंजाम तक पहुँची? ये देखें, ये हमारी हुकूमत के आने से पहले ही नैब इसके ऊपर तहकीकात कर रहा था और ये तमाम जो हमारे ट्रांसपोर्ट के और PMA के जो मंसूबे थे इनके ऊपर नैब इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी कर रहा है। लेकिन ये मैं आपके अवाम के ऊपर छोड़ता हूँ आपके तवस्सुत से कि वो हमारे से आपसे ज़्यादा समझदार हैं, वो ज़्यादा बेहतर तौर पे जज कर सकते हैं कि अगर आज से 8 साल पहले जब डॉलर का रेट 100 रुपये से नीचे था और जो साबका हुकूमत ने इसका जो एग्रीमेंट किया था वो अगर आज हम देखें तो $3.5 पर किलोमीटर के हिसाब से किया था, और इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत ने एग्रीमेंट किया है वो तकरीबन $2 पर किलोमीटर के हिसाब से है। तो इससे हमने मजबूरी तौर के ऊपर तकरीबन इस पूरे प्रोजेक्ट में 2 अरब रुपए की हमने कॉस्ट सेविंग की है। ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पर यह भी आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि लाहौर की आवाम को इसका पता होना चाहिए
कि जो जेनिटोरियल के जो ये भी हमने नए एग्रीमेंट किए हैं, क्योंकि पहले जो हम जब हमारी हुकूमत आई थी तो पुराने जो एग्रीमेंट्स थे वही हमने कंटिन्यू किए हैं, क्योंकि उसके ऊपर हमारे पर ठीक है ये कि बड़े मेट्रोपॉलिटन जो शहर हैं उनके लिए हुकूमत क्या ट्रांसपोर्ट के नए मंसूबे लॉन्च करने जा रही है, और साथ ऑरेंज लाइन मेट्रो सर्विस के हवाले से भी बता दीजिएगा कि उसकी बेहतरी सब्सिडी कंट्रोल करने के लिए किस तरह के मुआशी मॉडल पर भी आप लोग गौर कर रहे हैं या काम कर रहे हैं। इस वक्त जो ऑरेंज लाइन ट्रेन जिसके बारे में हमारा पहले दिन से ये मौक़िफ़ था कि ये एक महंगा मंसूबा है और प्रैक्टिकली ये फिजिबल और वायबल नहीं था, लेकिन हमें ये विरसे में मिला। हमने सियासत को बालाताक रख कर और अपनी कौमी सोच को सामने रख कर हमने इस मंसूबे को न सिर्फ मुकम्मल किया है बल्कि आप इसको देख रहे हैं कि इसको हम कामयाबी से चला भी रहे हैं। इसकी जो ओरिजिनल स्टडी थी उसके मुताबिक तकरीबन 2.5 लाख मुसाफिरों ने इसके ऊपर सफ़र करना था। सही है। और बदकिस्मती से इस वक्त सिर्फ 70,000 के करीब हमारी राइडरशिप है। तो उसको हम बेहतर करने के लिए हम सीनियर सिटीज़न कार्ड भी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिससे फ्री ऑफ कास्ट हमारे जो सीनियर सिटीज़न हैं वो इस ऑरेंज लाइन के ऊपर और मेट्रो के ऊपर सफ़र कर सकेंगे। इसके साथ साथ आपके जो स्पेशल जो पर्सन्स हैं हमारी कौम के, उनके लिए भी हम फ्री पास का एहतमाम करने लगे हैं। इसके अलावा आपके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और आपके स्टूडेंट्स हैं और जो आपके फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं जो कि रोज़ाना इसके ऊपर सफ़र करते हैं, उनके लिए हम वीकली और मंथली कार्ड इंट्रोड्यूस करने लगे हैं। बहुत शुक्रिया। सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और उन्होंने नई बसों के हवाले से भी बातचीत की है और जो पुराना मंसूबा महंगा था उस हवाले से भी गुफ्तगू की। हम आगे बढ़ेंगे और बड़ा अहम मामला है, वफाकी काबीना ने आइंदा इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत कराने का फैसला कर लिया और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में वफाकी काबीना का ये इजलास हुआ है। अच्छा, इस इजलास में 9 निकाती एजेंडा था, उस पर गौर किया गया और इजलास में मुल्क में होने वाली 7वीं मरदमशुमारी से मुतालिक तजावीज़ को भी जुज़वी तौर पर मंजूर कर लिया गया है। काबीना ने 7वीं मरदमशुमारी के लिए फ़ौज की तैनाती की भी मंजूरी दे दी है। अच्छा, ज़रा ये कह रहे हैं कि इजलास के दौरान MQM पाकिस्तान ने मरदमशुमारी के तरीक़ाकार में शामिल बाज़ तजावीज़ थी जिन पर एतराज़ किया है, जिन पर की मुखालफत की है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा और वफाकी वज़ीर बराए IT अमीनुल हक साहब ने मतलब के ये कहा है कि मरदमशुमारी के लिए डिफेक्टो तरीक़ाकार अपनाया जाना चाहिए। जो शख्स जहाँ मुकीम है उसे मरदमशुमारी के दौरान उसी इलाके की आबादी में शुमार किया जाए। अच्छा, अगर हम बात कर लें असद उमर साहब की भी, वफाकी वज़ीर असद उमर ने अपनी ट्वीट में बताया है कि काबीना ने मरदमशुमारी के लिए जदीद डिजिटल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी और मुश्तरका मुफादात काउंसिल में मरदमशुमारी की मंजूरी की तजवीज़ जल्द पेश की जाएगी। जबकि पाकिस्तान की तारीख की अगर बात करें तो ये पहली मरतबा होगा कि 5 साल के वक्फे से मरदमशुमारी होगी। हाँ, इसमें MQM पाकिस्तान जो है उसका भी किरदार बहुत ज़्यादा अहम रहा है इस मामले के ऊपर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये वादा भी किया। पाकिस्तान से बात करेंगे, वफाकी वज़ीर बराए IT हैं और MQM के सीनियर रहनुमा अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमीनुल हक साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, ये जो मरदमशुमारी के हवाले से वफाकी काबीना में फ़ैसला किया गया और कुछ बातें आ रही थी कि चंद ऐसे निकात हैं या मामलात हैं जिन पर MQM पाकिस्तान को कुछ एतराज़ात हैं, उसको ज़रा बता दीजिएगा। और दूसरा जो आप कह रहे हैं डिफेक्टो तरीक़ाकार, उस बारे में भी कुछ बता दीजिएगा। जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो वफाकी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं कि MQM पाकिस्तान और PTI में जो माहिदा हुआ था 2018 के इलेक्शन की फौरी बाद, उसका शिक नंबर पहले ये था कि यस, पाकिस्तान में फौरी तौर पर सेंसस का इनेकाद। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए कि 1998 के बाद 2017 में गालिबन 18-19 साल के वक्फे के बाद मेरा ख्याल सेंसस हुआ था और इस पर तमाम सियासी पार्टी मतलब MQM समेत मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी इस पर एतराज़ उठाया हुआ था, साथ फाटा के लोगों का भी एतराज़ था, बलूचिस्तान के लोगों का भी एतराज़ था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत सराज तहसीन के मुस्तहक है कि MQM के मुतालबे पे अब ये मरदमशुमारी का इनेकाद किया जा रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने पूछी कि एतराज़ क्या थे, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी जिस पर हमने उनको सपोर्ट किया और एक ऐसा इंपॉर्टेंट इशू था जिसके ऊपर हमारा एतराज़ था, लेकिन इसके बावजूद हमने कहा कि हमें आगे की तरफ बढ़ना मुल्क के वसीतर मफाद में। वो ये था कि MQM पाकिस्तान ये मुतालबा करती थी कि सेंसस को जो इनेकाद किया जा रहा है उसे डिफेक्टो बुनियादों पर किया जाए, लेकिन कैबिनेट के ज़्यादातर लोगों की ख्वाहिश ये थी कि इसको डिजोर के बुनियाद पर किया जाए। मैं अपने सामीन के लिए बताना चाहूँगा कि डिफेक्टो का मुतालबा क्यों MQM कर रही थी। MQM ये कहती थी कि जो जहाँ है उनको शुमार किया जाए। होता क्या है कि
आपको अंदाजा होगा कि कराची हो गया, हैदराबाद हो गया, लाहौर हो गया, पेशावर हो गया, कोयटा, फैसलाबाद, बड़े बड़े शहर हैं। यहाँ लोग दूर दराज से काम करने के लिए आते हैं, सालों यहाँ रहते हैं, फिर अपने इलाकों को कभी कभार चले जाते हैं 6 महीने पे या ईद मनाने के लिए। तो एमके में चाहती थी कि उन लोगों को वो शहर में काउंट किया जाए। क्यों काउंट किया जाए? क्योंकि देखिए वहाँ का पानी इस्तेमाल करते, बिजली इस्तेमाल करते, ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते, सीवरेज सिस्टम इस्तेमाल करते और साथ साथ तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा ये मुतालबा था, लेकिन मुल्क के वसीतर मफाद में एमके ने कॉम्प्रोमाइज किया। हमने कहा नहीं, हमें आगे की तरफ बढ़ना है और हमने 2-3 चीजें और मुतालबात में शामिल की और मेरा ख्याल है बड़े वसी कल्बे का मुजाहरा करते हुए कैबिनेट के अप्रूव किया। मसलन एमके ने कहा कि फौज की निगरानी में सेंसस किया जाए। क्यों? क्योंकि फौज एक आजाद जिस पे तमाम लोग जो सिस्टम पे एतबार करते हैं। नंबर 2 हमने कहा कि देयर शुड बी अ टाइमलाइन, कि हम एक टाइमलाइन तय कर लेते हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, और वो टाइमलाइन था 14 महीने से 18 महीने के अंदर। इंशाअल्लाह ताला 18 महीने के अंदर अंदर हम इस सेंसस को मुकम्मल करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि एमक्यूएम की ख्वाहिश थी कि 2023 का जो भी इंतखाब हो वो नई मरदमशुमारी के बुनियाद पर हो। तो ये 3-4 चीजें मेरा ख्याल मंजूर की गई है और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला 2023 के जनवरी-फरवरी तक वापस सेंसस के काम को मुकम्मल करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हैंड ओवर कर देंगे। अच्छा अमीनुल हक साहब, मतलब ये जिस तरह सबने कहा है कि अगले जो है वो नई मरदमशुमारी के है जो तरीक़ाकार है उस हवाले से होंगे, क्या वाकई में ये हम कह सकते हैं कि इस तरह पॉसिबल हो भी सकता है कि नई मरदमशुमारी जो होगी उसके हिसाब से ही फिर अगले इंतखाबात होंगे? और सेकेंडली ये भी बताइएगा जिस तरह से अगले इंतखाबात से कबल मरदमशुमारी के काबीना के ने जो फैसला किया है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? मैं इस फैसले को खराज तहसीन पेश करता हूँ। वफाक काबीना का शुक्रगुजार हूँ। एमकेएम के एक बड़ा मुतालबा था, शहरी सिंध के अवाम का बड़ा मुतालबा, तो आज पूरा होने जा रहा है। प्लस हमने क्या किया, सबसे इम्पोर्टेंट बात की कि हमने इस सेंसस को डिजिटल सेंसस के नाम से करना। हमने माजी की जो कोताही थी 1998 वाला, उसको अब दोहराने नहीं जा रहे, बल्कि हमारी ख्वाहिश ये है कि इसके अंदर डिजिटल टैगिंग किया जाए, जियो टैगिंग की जाए, टैबलेट टैगिंग की जाए और एक ऐसा जिसे कहते हैं कि एक इंटरनेट बेस्ड डैशबोर्ड सिस्टम को डेवलप किया जाए जहां बैठ करके हम तमाम लोगों की निगरानी कर सके कि लाहौर के गुलबर्ग एरिया में हमारा न्यूमरेटर मौजूद है या मौजूद नहीं है। अच्छा। इसी तरीके से हमने इसमें मुख्तलिफ चीजों को भी रखा है कि हम ये तमाम जो लोग घरों पे जाकर सवाल जवाब करेंगे उनके पास टैबलेट होगा और साथ साथ उनकी ट्रेनिंग की जा रही है। एक तो रेगुलर ट्रेनिंग होगी, प्लस उनकी टेक्नोलॉजी स्किल को ऊपर बढ़ाने के लिए भी ट्रेनिंग की जाएगी। इसी तरीके से हमने स्टार्ट में कुछ पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू करेंगे ताकि हमें पता लगे अगर कहीं खामियां है तो हम उसको रेक्टिफाई कर सकें। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि 2023 के सेंसस पे हमारी ख्वाहिश ये होगी, वफाक हुकूमत की ख्वाहिश ये होगी कि पाकिस्तान में रहने वाले तमाम अकाई, तमाम सूबे को लोग उससे मुतमईन हो। ठीक है। अमीनुल हक साहब ये भी बता दीजिएगा कि जिस तरह से इकरा ने ये सवाल किया था कि 18 माह आप लोग कह रहे हैं कि हमने एक तय कर लिया कि 14 से 18 माह होंगे तो 18 माह तक ये मामला हो जाएगा, जनवरी 2023 तक आपको लग रहा है कि ये हम इलेक्शन कमीशन को भी दे देंगे। आपको लग रहा है कि ये मुनासिब वक्त होगा इलेक्शन कमीशन के लिए भी? तमाम तर अगर हल्का बंदियाँ भी देखनी होंगी तो उसके मुताबिक देखी जा सकेंगी। दूसरा, आपने कहा था कि हमने एक तजवीज़ दी थी डिफेक्टो वाली, लेकिन उसको वसी तर कौमी मफाद के अंदर जो है हमने कहा कि चले बाकी चीज़ों को देख लेना चाहिए। इसके ऊपर क्या कोई बाकी जो कैबिनेट है उनका कोई रद्द अमल भी आया था? उन्होंने भी कोई मौक़िफ़ दिया था इसके मुकाबले में? क्योंकि बात दुरुस्त है, लोग वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, लेकिन जो उन लोगों का फ़ंड होता है, उस इलाके का फ़ंड होता है, उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बात बिल्कुल दुरुस्त है ये। बिल्कुल, मैं पहले सवाल का जवाब दे दूं कि इकरा ने बिल्कुल सही बात पॉइंट की है कि ये बड़ा टाइट शेड्यूल हो जाएगा। लेकिन हमारी क्या ख्वाहिश होगी, चूंकि हम डिजिटल सेंसस पे जा रहे हैं, तो हमारी ख्वाहिश होगी कि हम एक्यूरेसी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ तमाम चीज़ों को हल करें। हमारी ख्वाहिश होगी कि जनवरी, फरवरी, मार्च तक हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे दें। अब जो इलेक्शन होने जाएगा, मेरा ख्याल है कि ये अगस्त, सितंबर या अक्टूबर में इलेक्शन होगा। मेरा ख्याल है कि अगस्त को असेंबली खत्म होती है, उसके बाद 3 महीना और लेते हैं 90 डेज के अंदर इंतखाबात। तो मैं समझता हूँ कि यस, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये 6 महीना से 7 महीने उनके हाथ में होगा और अगर डिलिमिटेशन के मामला होंगे तो उस मामले को देखा भी जा सकता है, कोर्ट का मैटर होगा उसको भी देखा जा सकता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, यस इन प्रिंसिपल बिल्कुल आपने हमारी पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट किया कि डिफेक्टो होना चाहिए, लेकिन चूंकि डिफेक्टो में प्रॉब्लम ये आती थी कि आपको हो सकता था कि आपको एक पूरे मुल्क में 1 या 2 दिन के लिए कर्फ्यू लगाना पड़ जाता ताकि मेक श्योर करते कि जो लोग जहां मौजूद हैं उनको काउंट कर लिया जाए। तो ये आजकल जो हमारी बॉर्डर की सूरत हाल है, फिर हमारी अफगानिस्तान के बॉर्डर की सूरत हाल है, तो क्या ऐसे मौके पर हमारी फौज की अवेलेबिलिटी इतने बड़े पैमाने पर मौजूद होती, मुश्किल हो जाता।
तो हमने इन चीज़ों को देखते हुए कॉम्प्रोमाइज़ किया और मेक श्योर किया कि ट्रांसपेरेंसी हो और जो माजी में जो मेरा ख्याल है कि अर्बन सिंध के साथ और मैं समझता फाटा के साथ या बलुचिस्तान के साथ जो ज्यादती हुई उन चीज़ों को रेक्टिफाई किया जाए। इसीलिए मैंने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं और पायलट प्रोजेक्ट के साथ साथ हमने ट्रेनिंग। ठीक है अमीनुल हक साहब, एक और अहम चीज़ है, सिर्फ एमकेएम पाकिस्तान का या हुकूमत के इत्तेहादियों का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इससे मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है। तमाम अपोजिशन पार्टियाँ जो हैं या फिर जिसके पास एक सीट भी नहीं है इस वक्त, उन तमाम लोगों का भी मुत्तफिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनसे भी कोई बातचीत की जाएगी कि वो लोग भी कम अज़ कम इससे एग्री कर रहे हैं और किसी को भी अगले इंतखाबात में अगर नई मरदमशुमारी के तहत हो रहे होते हैं तो एतराज़ ना हो। एज फार एज सिंध इज कंसर्न तो मैंने ये इल्म है कि वहाँ पर पीटीआई हो गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गई, अवामी नेशनल पार्टी हो गई, जमात इस्लामी हो गई, एमकेएम हो गई, इन तमाम लोगों ने 2017 के सेंसस पे एतराज़ किया था। तो मैं समझता हूँ कि अब नए सेंसस होने जा रहा है तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो यस, मैं समझता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी तकरीबन बादिल नज़र में ऑन बोर्ड है और इन सब लोगों को ऑन बोर्ड लेकर ही आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है अमीन भाई, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान बात कर रहे थे और बड़ा ये एक अहम फैसला भी है और तमाम पार्टीज को एतराज़ रहा है इसके ऊपर। और जब हम खास तौर पे बल्दियाती इंतखाबात को देख रहे हैं तो वो भी यही मसला है कि जी कि मरदमशुमारी हो तो हम इंतखाबात करवा देते हैं। ये सारे मसाइल हैं, लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि मसाइल जो है वो उनका एक बेहतर हल निकल पाए। हमें यहाँ पे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। कुछ बात कर लेंगे स्किन इश्यूज़ के हवाले से, क्योंकि खूबसूरत जगमगाता हुआ चेहरा जो है वो हर एक की ख्वाहिश होती है, चाहे ख़वातीन हो चाहे मर्द हो, सब लोग अपने आप को जो है ना वो खूबसूरत दिखना चाहते हैं कि हम खूबसूरत दिखें। हर कोई यही चाहता है कि उनका जो चेहरा है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो और दाग धब्बे और कील छाइयाँ ये जो तमाम चीज़ें होती हैं इनसे पाक साफ़ हो। ख़ास तौर पर ख़वातीन जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इस मामले के हवाले से संजीदा नज़र आती हैं हमें, क्योंकि हम देखते हैं हमजा ख़वातीन ही ज़्यादा जो है ना स्किन स्पेशलिस्ट जो है वो कहते हैं कि हमारे पास ख़वातीन ही ज़्यादा आ रही होती हैं। मतलब हैरत की एक बात यह है कि ख़वातीन ज़्यादा जा रही होती हैं, दानों के मसाइल इस तरह की चीज़ें, ये मसाइल शायद आमतौर पर ऐसा लगता है कि ज़्यादा शायद ख़वातीन को ही इनका सामना करना पड़ रहा होता है। और उसके अंदर क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? क्या वो ज़्यादा क्रीमें लगा रही होती हैं, इस वजह से भी ज़ाहिरी सी बात है टोटके इस्तेमाल कर रही होती हैं और एक्सपीरियंस अपनी स्किन के साथ बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। हम तो नहीं समझ सकते, मैं खुद नहीं समझ सकता, इकरा खुद से तो अंडरस्टैंड नहीं कर सकती कि हमारी स्किन टाइप क्या है। हम उसके ऊपर टोटके करते रहते हैं। 2 बहनें 3 बहनें हैं, वो तीनों एक ही किस्म का अच्छा, तीनों की स्किन टाइप है वो भी डिफरेंट होगी, लेकिन जो है वो टोटके तीनों ही कर रही होंगी घर में, तो वो फिर जिसकी स्किन टाइप से वो मिल गया उसके लिए तो सही हो गया, फ़ायदा हो गया। लेकिन जिनके नहीं होता उनके पे फिर दाग धब्बे और जिस तरह की चीज़ें हैं मसाइल का सामना करना पड़ जाता है। ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि जो दाने हैं ना बहुत ज़्यादा फिर वो रिएक्शन जो होता है ना वो उनकी वजह से होता है। ये जो आप रंग बिरंगी क्रीमें भी इस्तेमाल करते हैं, उन दानों को जो है ठीक करने के लिए जो ऊपर क्रीमें लगाई जाती हैं उससे अक्सर ऐसा हो जाता है कि मज़ीद सूरत हाल बिगड़ जाती है। सारा कुछ क्यों हो रहा होता है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मुश्ताक ढाहा साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। पहले तो मैं बताइएगा कि ख़वातीन का ही मसला ज़्यादा क्यों है, ये जो दाने कील महासे वगैरह उनको बहुत ज़्यादा स्किन इश्यूज़ हो जाते हैं? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच तारड़ साहब और मिस इकरा। आज जिस तरह से आपने बात की है कि हम डिस्कस करेंगे एक्नी के बारे में और पिगमेंटेशन के बारे में। जो आप बात कर रही थी कि जो फेस पे पिंपल्स बनते हैं या दाने बनते हैं, ये हमारा सबसे मेजर इशू जो हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास लोग आ रहे होते हैं वो एक्नी के लिए और पिगमेंटेशन के लिए आ रहे होते हैं। और जो दाने बनते हैं उसकी मेन रीज़न ये बन रही होती है कि आपकी सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, जिसमें हम कहते हैं कि ऑयली स्किन होती है। ऑयली स्किन जब होती है और आप देखते हैं कि सीबम फेस के ऊपर थोड़ा सा कलेक्ट होता है और उसमें इन्फेक्शन होती है और वो पिंपल्स बनते हैं, दाने बनते हैं और फिर फर्दर हम उसकी ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। और अलॉन्ग विद दैट इसके ऊपर वेदर के भी इफेक्ट्स आते हैं। वेदर जस्ट लाइक कि जी कि अगर वेदर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो उसमें फिर ज़्यादा पिंपल्स के या एक्नी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर ड्राई वेदर है तो फिर स्किन ड्राई होती है। इस तरह से हम अकॉर्डिंग लेके चल रहे होते हैं। और जो पिंपल्स की मेन रीजंस हैं उसमें फिर ये भी है कि जी कि आप आफ्टर प्यूबर्टी बॉडी में कुछ चेंजेस आ रही होती हैं, स्पेशली हार्मोनल चेंजेस।
जिसके बाद इसकी प्रेवलेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसकी एक और चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि इसकी जो प्रेवलेंस है वो सबसे ज़्यादा फेस पे होती है, जो कि हमारा फेस है वो प्रेजेंट जो हमारी पर्सनैलिटी को करते हैं वो हमारा फेस करता है, और जो ये एक्नी है ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट भी फेस पे ही करती है। जी ठीक है डॉक्टर साहब, ज़रा ये भी बता दीजिएगा कि इंसान का कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है जब इस तरह के मामलात हो रहे होते हैं, ख़ास तौर पे जब चेहरे पे जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि वही हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं और उसी वजह से लोग परेशान होना शुरू हो जाते हैं। अब एक दफ़ा पिंपल्स निकले, उनको हमने ट्रीट किया, सेकंड टाइम निकले, हमने उसी प्रोसीजर के तहत ट्रीट करना शुरू कर दिया, ये प्रैक्टिस कैसी है? देखें, इसमें हमारे पास ये होता है कि एक्नी का एक्नी का एक हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन है, दूसरी हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम उसकी कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट करें। जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो ये है कि आपको जब एक्नी हो तो उसका ट्रीटमेंट लें आप, और ट्रीटेबल ये डिजीज़ है, और इसमें ऐसा नहीं कि जी कि आप ट्रीटमेंट लेंगे और ये ठीक नहीं होगी। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये ट्रीट होने के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाती है, लेकिन ये दोबारा भी हो सकती है। तो हमारे पास जो भी हमारे पेशेंट्स आ रहे होते हैं हम उनकी काउंसलिंग करते हैं और उनको बताते हैं कि एक्नी आप ट्रीट कर रहे हैं आपको, ठीक है, और इसके बाद ये ठीक हो जाएगी, बट अगेन ये हो सकती है, तो इस पर परेशान नहीं होना। और दूसरा इसका ये है कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा लंबे अरसे के लिए भी चल सकता है। मतलब ये कि इट मे बी पॉसिबल कि हम ट्रीटमेंट दें और वो 15 दिन में ठीक हो जाए, महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाएं, बट ठीक हो जाता है वो। लेकिन उसके अगेन होने के भी रिकरेंस के भी चांसेस होते हैं। तो ये पब्लिक की को अवेयर करने की ज़रूरत है इस बात की कि इसमें परेशान नहीं होना। और दूसरा ये है कि इसके दोबारा होने के चांसेस होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से अभी मैडम ने कहा कि जी कि वो उसका फेस के ऊपर डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट आता है, तो इसमें अच्छा खासा कॉन्फिडेंस लूज होता है। और इसका साइको सोशल इम्पैक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी का कॉन्फिडेंस लूज होता है, आप लोग पब्लिक में फेस नहीं कर पा रहे होते। और दूसरा ये कि जब आपकी चेहरा इतना ज़्यादा वो होता है जी, तो चेहरा इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका होता है, तो उस वजह से लोग कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा शैटर होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात ये कि जैसे किसी को एक्ने वगैरह या पिंपल्स वगैरह प्रॉब्लम हो जाए तो उसको फौरी तौर पर डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, या फिर अपनी जो डाइट है उसको बेहतर करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि डाइट भी इसमें बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। इसमें जो डाइट भी अफेक्ट करती है। देखें, जो इसका मैकेनिज्म अफेक्शन है वो बहुत सिंपल है कि हमारी बॉडी की सीबम प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, और जो सीबम हम बोलते हैं कि जिस तरह से आप देखते हैं ना कि फेस कुछ लोगों का फेस ऑयली होता है, मतलब ये कि वो ड्राई नहीं होता, ऑयली होता है। तो सीबम क्या होता है जी कि हमारे जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं वो एक फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम लोग सीबम बोलते हैं, जो कि हमारे फेस को वेट भी रखता है। और इसका फ़ायदा भी होता है कि ये हमारी स्किन को डिफरेंट जर्म से और डिफरेंट जो हमारे सराउंडिंग फैक्टर्स हैं उससे सेव भी करता है। बट जब इसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो फिर इसके अंदर होती है इन्फेक्शन, जिसकी वजह से एक्नी होती है। तो जो बात आपने डाइट की है, बिल्कुल कुछ डाइट्स हमारी ऐसी हैं कि जो इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देती हैं, बट अगेन अगर ये एक दफ़ा हो चुकी हुई है तो हमें ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। जो एक चीज़ यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि जब एक दफ़ा एक्नी हो गई है, आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो फर्दर वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ चली जाएगी। और एक्नी की सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन ये है कि एक्नी स्कार्स बनते हैं। एक्नी स्कार्स ये होते हैं कि फेस के ऊपर वो जिसे हम आम ज़बान में हमारी मेडिकल टर्म में उनको स्कार्स बोलते हैं, आम ज़बान में उसको कहते हैं कि फेस पे खड्डे से बन गए हुए हैं। तो आप देखें तो फेस के ऊपर खड्डे बन जाते हैं, फिर फर्दर उसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट जो है ना वो लंबा हो जाता है, थोड़ा एक्सपेंसिव भी है कि उसके लिए लेजर्स करते हैं हम लोग। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि आप मौजूद है, क्योंकि हम पहले तो हमें यही पता था कि जो खड्डे होते हैं उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, एक दफ़ा पड़ गए तो बस वो ख़त्म नहीं होते। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल पड़ जाएं वो होती है। पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि खड्डे बनते क्यों हैं। खड्डे बनते हैं वो एक्नी की कॉम्प्लिकेशन होती है, एक्नी होती है, हम उसको प्रॉपरली टाइम पे ट्रीट नहीं करते तो खड्डे बनते हैं। आपके लिए जो हाईली रिकमेंडेड है वो ये है कि आपको जब एक्नी हो उसका ट्रीटमेंट लें। अगेन अगर किसी को खड्डे बन चुके हुए हैं तो उसका हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन है। हम लोग CO2 फ्रैक्शनल लेज़र करते हैं, और CO2 फ्रैक्शनल लेज़र के एक्नी स्कार्स को एड्रेस करने के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स हैं। इवन के एक डॉक्टर साहब, आप लेज़र का जिक्र कर, लोग लेज़र से भी घबराते हैं कि शायद लेज़र के बाद कुछ लोग ये शिकायत भी करते हैं कि हमारी स्किन जो है वो वैसी रही नहीं, हमें उसके बाद ज़्यादा मसाइल होना शुरू हो गए थे। तो लेज़र के हवाले से भी हमें बताइएगा ये कितना सेफ़ है। अच्छा देखें, यहाँ पे मैं खुद एस्थेटिक्स में प्रैक्टिस करता हूँ, तो जो लेज़र्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैं।
जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इसके बारे में बताऊंगा, CO2 फ्रैक्शनल लेज़र जो कि हम एक्ने स्कार्स के लिए करते हैं, वो टोटली सेफ है। एक तो मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताऊं कि जो भी हम लोग प्रोसीजर्स, लेज़र, जो चीज़ भी पाकिस्तान में हो रही है वो FDA अप्रूव्ड है। और हमारी जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन है, हमारी जो मेडिकल अथॉरिटीज़ हैं, वो वही ही प्रोसीजर हमारे पास इम्प्लीमेंट करने देते हैं या प्रैक्टिस करने देते हैं डॉक्टर्स को, जो ऑलरेडी इंटरनेशनली अप्रूव्ड होता है। तो इस तरह नहीं होता कि जी हम जो डॉक्टर्स हैं या जो हमारे क्लाइंट्स हैं, हम लोग कोई ऐसा प्रोसीजर यहाँ पे कर सकते हैं कि जिसकी इंटरनेशनली अप्रूवल नहीं है। और हाँ, इसके साइड इफ़ेक्ट एज सच नहीं है, लेकिन जो उसकी हम लोग पोस्ट प्रोसीजर आपको एहतियात बताते हैं, अगर वो ना की जाए तो उससे हमें हमारी रिक्वायरमेंट, हमारी जो डिजायर्ड रिजल्ट्स जो है ना वो कंप्रोमाइज हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि वो आपकी हेल्थ के ऊपर अफेक्ट करेंगे वो। हाँ जी, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये छाइयों के हवाले से भी ज़रा हमें बताइएगा। बड़े लोग परेशान रहते हैं और ये लगता है कि शायद इसका कोई ट्रीटमेंट हमारे पास मौजूद ही नहीं है। एक तो इसके ट्रीटमेंट के बारे में बता दीजिएगा, और क्या छाइयाँ रातों रात पड़ जाती हैं या इसके पीछे भी कोई वजूहात होती हैं जिनको लोगों को खुद भी अंडरस्टैंड करना चाहिए? देखें, जो छाइयों की 2-3 मेन वजूहात हैं उसकी ना, जो इसकी कॉजेस हमने पढ़ा भी है, हमने प्रैक्टिस में भी देखा है, और हम लोग देखते हैं कि जो लोग आ रहे होते हैं वो भी वही चीज़ें ही करके आ रहे होते हैं जो उसकी पॉजिटिव फैक्टर्स है उसके। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि जो सन एक्सपोजर है हमारा, जिनका सन एक्सपोजर ज़्यादा होता है उनमें पिगमेंटेशन के, मिलाजमा के, छाइयों के, फ्रैकल्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फर्स्ट आई वांट टू क्लियर कि पिगमेंटेशन, मिलाजमा, छाया, फ्रैकल्स ये एक ही चीज़ है। आम ज़बान में हम लोग उसको छाया बोलते हैं, लेकिन हमारी मेडिकल टर्म में उसको मिलाजमा बोलते हैं। इसकी मेन रीज़न ये होती है कि हमारा सन एक्सपोजर ज़्यादा होता है, और हम लोग ये कंसेप्ट ले रहे होते हैं कि चूँकि हमने विटामिन डी के लिए ज़रूरी है कि हम लोग सन एक्सपोजर लें और सन में जाएँ, लेकिन जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं वो ये कहते हैं कि आप सन एक्सपोजर ज़रूर लें, लेकिन मॉर्निंग टाइम में 7 to 9 AM और ओनली फॉर 10 to 15 मिनट्स, ठीक है, जो आप विटामिन डी प्रोडक्शन के लिए सन एक्सपोजर आपके लिए रिकमेंडेड है। हाँ, फर्दर जो विटामिन डी की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है उसके लिए विटामिन डी सप्लीमेंट्स लें, जो कि हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं। वो विटामिन डी के इंजेक्शंस भी हैं, कैप्सूल्स भी हैं। दूसरा ये है कि उसमें जो सन एक्सपोजर हम लोग डे टाइम में लेते हैं, जिसमें अल्ट्रा वायलेट रेज की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो हमारी स्किन को डैमेज करती है। वो ना सिर्फ पिगमेंटेशन कॉज करती है, बल्कि वो स्किन को एजिंग की तरफ लेके जाती है। आप देखें, आपने भी सराउंडिंग सोसाइटी में ऑब्जर्व किया होगा कि जो लोग धूप में ज़्यादा होते हैं या धूप में काम ज़्यादा करते हैं, उनकी चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं, तो वो एजिंग की तरफ जा रही होती है स्किन, एज कम्पेयर टू दोज पीपल के जो लोग थोड़ा सा ख्याल करते हैं और सन एक्सपोजर अगर ज़रूरी भी हो, मतलब उसको अनअवॉइडेबल हो, तो फिर वो लोग सनस्क्रीन यूज़ करते हैं या सन ब्लॉक जिसको हम आम ज़बान में बोलते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। और इसका दूसरा फैक्टर ये है कि जो पिगमेंटेशन है इसको हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड पिगमेंटेशन भी बोलते हैं, जो कि प्रेगनेंसी के बाद होती है। सही है, सही है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। उसको सब सवेरे आप बात कर रहे थे और बड़े मसाइल जो स्किन से रिलेटेड है, खासतौर पे जब हम स्किन की भी बात कर रहे होते हैं तो हमारा ज़्यादा फोकस चेहरे की तरफ ही। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इनके लिए आपको खुद डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है, खुद घर में टोटके ना करें, डॉक्टर के पास जाएं, उनसे जो वो बताएंगे ट्रीटमेंट उसके मुताबिक अपना काम करें। खुद ही अपने आप को डिग्रियां ना देते रहें कि हम डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, हमसे बेहतर तो डर्मेटोलॉजिस्ट कोई नहीं है, वो इतनी मेहनत करके बेचारे डर्मेटोलॉजिस्ट बनते हैं, आप लोग घरों में ही बन जाते हैं और उसका फिर अंजाम फिर होता है ना कि अपनी स्किन खराब कर बैठते हैं। या ना कुछ ऐसे रिसाले होते हैं, उन रिसालों के अंदर ऐसे ऐसे टोटके बेहतरीन होते हैं, समझते हैं कि इससे तो माहिर चीज़ कोई नहीं है और मैं तो ऐसी बेहतरीन क्रीम घर में बना सकती हूँ। फिर खतरा है जान है, इसीलिए तो कहा गया वो बन जाता है। हम आगे बढ़ेंगे और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट किस मुल्क है। अंदाज़ा लगा सकते हैं? मुझे ज़ाती तौर पे लगता था, मैं तो खैर उस चीज़ को देख चुका, मुझे जापान का लगता। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका जवाब भी हमजा की तरह ही होगा, या जापान जैसे हमजा कह रहे हैं, आपका अमेरिका या बरतानिया हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई बिल नहीं है, बिल्कुल गलत है। आप लोगों का ख्याल दर हकीकत जो दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट है वो मुत्तहिदा अरब अमारात का है। हैरत वाली बात है, मतलब कि एक नई बात है, और जिसके शहरी 152 ममालिक में बगैर वीज़ा सफ़र कर सकते हैं या एयरपोर्ट पहुंचते ही वीज़ा हासिल कर सकते हैं। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक दूसरा मजबूत तरीन पासपोर्ट भी जापान मेरे मुताबिक नहीं है, जो मुझे लग रहा था, या अगर आप अमेरिका बरतानिया सोचें, न्यूजीलैंड का है जी
अब ये दिल मानने को तैयार नहीं है जो न्यूजीलैंड की टीम ने हमारे साथ किया ना कि चलें कोई नहीं है। न्यूजीलैंड के वो है वो 146 ममालिक में दाखिले की पेशकश करता है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें जर्मनी की, फिनलैंड की, ऑस्ट्रिया की, लग्जमबर्ग की, स्पेन की, स्विट्जरलैंड की और ऑस्ट्रेलिया के पासपोर्ट की, तो वो उनके जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं वो 144 ममालिक में हम कहाँ पे खड़े हैं इकरा बुखारी साहिबा, ये भी हम बहुत पीछे हैं आलमी सतह पर। अफगानिस्तान के पासपोर्ट की बात कर ले वो सबसे कमजोर है, और उसके बाद हमजा देखा गया इराक, शाम, पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान, फिर सोमालिया है, यमन है, म्यांमार है और फलस्तीनी इलाके हैं और फिर ईरान के नाम आते हैं। तो चले हम गैस भी नहीं ठीक कर पा रहे गैस हमने क्या करना है, हमारे अपना मुल्क जो है वो कितना नीचे है। खैर ग्रीन पासपोर्ट की बात हो रही होती है, वज़ीर आज़म साहब भी बहुत बात करते रहे हैं, हम दुआ भी कर सकते हैं, उम्मीद भी कर सकते हैं, लेकिन हमें भी बेहतर बनना पड़ेगा। जो है वो रिजल्ट बता रही है कि हम लोग कहाँ पर खड़े हैं, इसमें हमें भी बेहतर होना पड़ेगा। अक्सर ऐसा होता है कि जी कि हम बाहर के ममालिक में जब ट्रेवल भी कर रहे होते हैं तो हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इस चीज़ का हमें भी बहुत ज़्यादा ख्याल। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, हम अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्रिकेट की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन रमीज़ राजा साहब ने कहा है कि जो हमारी क्रिकेट की मैशियत अच्छी हो और टीम नंबर 1 हो तो टीमें यहाँ से वापस नहीं जाएंगी। उन्होंने सारे महाज खोल दिए हैं, वो देख रहे हैं कि जी सिलेक्शन बेहतरीन होनी चाहिए, ग्राउंड लेवल पे अगर हम देख लें हमारा स्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, स्कूल जो हैं वहाँ से हमें देखना है कि टैलेंट को निकालना है, फिर उसको बेहतर बनाना है और फिर एंड में ताजिरों को, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी देखना है कि क्रिकेट को कैसे बेहतर किया जा सकता है। हम सिर्फ आईसीसी के रहमो करम पे ना, और आईपीएल में जो पैसा लग रहा होता है वो पैसा अगर पीएसएल में भी लग रहा हो और पाकिस्तान के अंदर भी हो तो बाकी खिलाड़ी भी ये कहेंगे हमें अपने टूर्नामेंट्स नहीं खेलने, हम पीएसएल खेलने के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं। खैर इस मौके पर रमीज़ राजा ने यह भी कहा कि बिजनेस कम्युनिटी हमें बताया कि हम किस तरह से ऊपर जा सकते हैं। इस वक्त आईसीसी की फंडिंग पर हमारी क्रिकेट चल रही है, जिस तरह से हमजा ने भी कहा कि उसके ऊपर नहीं हमें रिलाई करना, हमें और भी चीज़ें करनी है, हमें मकामी सरमाकारों की हिस्सादारी कम है क्योंकि तो उसको हमें बढ़ाना है, और इसीलिए मुल्क की क्रिकेट की अगर बात करें तो आईसीसी पर इन्हिसार करती है हमारी। और दूसरा नेशनल T20 कप का भी हम जिक्र करेंगे। लाहौर में आज से शुरू हो रहे हैं मैचेस और टिकट कोई नहीं है, टिकट आपको वेवऑफ कर दी गई है। अब आप लोग मुफ्त में जाके जो है सिर्फ आपने क्या करना है कि आपके पास वैक्सीन आपने करवाई है, फुली वैक्सीनेटेड अगर आप हैं तो आप दाखिल हो सकते हैं। उसे 25% लोग जो है कज़ाफ़ी स्टेडियम में फुली वैक्सीनेटेड जो है ना वो जाके देख सकते हैं और फ्री आप मैच, और सारे प्लेयर्स हैं जो प्लेयर आपको पाकिस्तान के स्टार्स पसंद हैं वो सब खेलते हुए आपको नजर आ रहे होंगे, वो लोग भी खेलते हुए नजर आ रहे होंगे जो आपकी ख्वाहिश है कि T20 वर्ल्ड कप में जाएं और टीम का हिस्सा नहीं है। बात करेंगे स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान वक्त स्टूडियो में मौजूद है। इरफान अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। इरफान मैच देखने जा रहे हैं, पहले तो आप हमें ये बताएं। देखें शायद सेमीफाइनल फाइनल देखने जाए। अच्छा तो वैसे सेमीफाइनल और फाइनल आपको कैसे होते हुए नजर आ रहे हैं, कैसा मेयार रहा नेशनल T20 कप का? अभी तक तो बहुत आउटस्टैंडिंग है, बट विकेट्स की बात करें तो विकेट का स्टैंडर्ड का थोड़ा सा और नज़र आया। डबल पेस के साथ बॉल आ रही है, बाउंस इक्वल नहीं है। खिलाड़ी भी एतराज़ कर रहे हैं। हाँ, खिलाड़ियों से भी मेरी कुछ की बात हुई, उन्होंने कहा कि विकेट का प्रॉब्लम है, ख़ासतौर पे फिर इवनिंग में देखा कि ड्यू फैक्टर भी बहुत आ जाता है, तो विकेट के स्टैंडर्ड के ऊपर काफ़ी डिबेट इसमें रही। और बेहतर नहीं की जा रही है, कहा तो था रमीज़ राजा साहब ने कि बेहतर। हाँ नहीं, वो भी कहा तो बहुत कुछ जाता है पाकिस्तान में, टॉप से बॉटम कई चीज़ें आपने भी बोली। ये तो ऑन पेपर तो हमें काफ़ी कुछ देखने को मिलता है और बात के अंदर भी काफ़ी कुछ सुनने को भी मिलता है, बट इम्प्लीमेंटेशन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत डिलेड के साथ होती है और होती नहीं समहाउ। तो ये सारी चीज़ें देखने की बात है। और ये लाहौर वाली जो लेग है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है एक प्लेयर्स के लिए, क्योंकि अभी 10th को मोस्ट लाइकली शायद अनाउंस करेंगे अगर कोई 3-4 प्लेयर्स की चेंजिंग जो नज़र आ रही है। लग रहा है? अच्छा हाँ, वो डेफिनेट होगी। मैं वही पूछने लगी थी कौन सा लग रहा है कि किसकी किस्मत जो है खुल सकती है और किसकी किस्मत जो है उस पर ताला लग सकता है, जो कि अभी इस टाइम है कौमी टीम में? मेरे सोर्सेज के मुताबिक तो 3-4 चेंजिंग एक्सपेक्टेड है। आमीन भी कहते हैं ऐसी बात के बाद। अच्छा, फ़खर की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, फ़खर की वापसी होगी, साथ साथ उसके आज़म को ऑब्वियसली रिप्लेस करेंगे, खुशदिल शाह की जाना लग रहा है। आज़म पे तो बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है, तो फिर उसको तो चेंज करना बनता है। हसनैन वापस चले जाएंगे, उनकी जगह धानी को इंडक्ट किया जाएगा। ये 3-4 चेंजिंग तो मस्ट है। शुएब मलिक के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अच्छा। अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स या ये लाहौर लेग के अंदर आसिफ अली खेल जाते हैं, ठीक है, तो उनके अभी भी सिलेक्टर्स का मानना ये है कि ये एक ऐसा प्लेयर है कि जो लेट मिडल ऑर्डर के अंदर जाके एक मैच विनिंग और गेम चेंजर किस्म का बैट्समैन है। अच्छा, तो अभी भी वो एक उनके पास चांस है। वो सारा डिपेंडेंट है कि ये जो 3-4 मैचेस वो खेलते हैं, हाँ जी, ये 3-4 मैचेस में कैसा खेलते हैं। अगर तो वो खेल गए तो एक उनके पास लास्ट चांस है, बट अदरवाइज मेरा ख्याल है वो चेंज हो जाएगा। अहम मामला ये है कि आपको T20 वर्ल्ड कप में इतने चांसेस नहीं मिल रहे होंगे, 6 मैच हो गए हैं और आपने अभी तक क्या परफॉर्मेंस दिखाई है उसको देखना है। उधर तो इतना टाइम ही नहीं है, उसमें तो आपने हर मैच में
कम से कम या दूसरे मैच में तो परफॉर्म करना ही करना है। और मिडिल ऑर्डर में शुएब मलिक की इनिंग्स देखें जो उन्होंने खेली है, इस तरह का एक भी बैट्समैन मौजूद नहीं है जो अगर सारे आउट हो रहे हैं तो इनिंग्स को कम से कम चला के 20 ओवर खिलाए तो सही टीम को। देखिए उसमें हमजा मेरा मानना ये था कि आपके अगर ये वर्ल्ड कप हो रहा होता इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में या ऑस्ट्रेलिया के, तो शुएब मलिक की बिल्कुल जगह नहीं बनती, क्योंकि स्विमिंग पिचेस के ऊपर जब बॉल बाउंस करता है वो उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। बट ऐसी एशियन पिचेस के ऊपर फिनिशर के रोल के अंदर सबसे बेस्ट बैट्समैन आपके पास अवेलेबल है, तो एक तो नंबर 1 चॉइस वो इस रोल के ऊपर बनते हैं। फिर दूसरी आपने मिस्टेक ये की कि आपने बहुत जल्दी अनाउंसमेंट कर दी, ऐसे लोगों को ऐड कर दी जिनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। मेरा मानना ये था कि हैदर अली जिस तरह इस आउटस्टैंडिंग मैचेस के अंदर खेला, हम तो एक चीज़ हमें माइंड में रखनी पड़ेगी कि इम्पैक्ट प्लेयर जो है ना वो हमेशा T20 जिताता है। और इम्पैक्ट प्लेयर कभी भी 10 मैचेस में से 8 मैचेस में नहीं चलेगा, वो 10 में से 5 मैचेस में चलेगा। बहुत कम एग्जांपल हमारे पास ऐसे हैं कि इतने बड़े इम्पैक्ट प्लेयर, मुझे याद पड़ता है अगर धोनी की बात करें या अब्दुल रज़ाक की बात करें, ये दो थोड़े कंसिस्टेंट प्लेयर थे, चाहे ODI की बात करें या T20 के अंदर बात करें, कि जो फिनिशिंग के रोल के अंदर आ जाते थे। बट 90% आप देखेंगे जो इम्पैक्ट प्लेयर है वो कम चलते हैं, लेकिन वो जब चलते हैं वो टीम को जिताते हैं। जैसे हमारे पास अगर छोटी सी मिसाल लें, 2-4 नाम फौरन माइंड में आते हैं। सबसे पहला शर्जील का आता है इम्पैक्ट प्लेयर, फिर फखर का आता है इम्पैक्ट प्लेयर। अच्छा, फिर इसी तरह ये आपके बेसिक ओपनर थे जिन्होंने इस वर्ल्ड कप के अंदर होना चाहिए था। आपने ब्लडर मारा, आपने मेकशिफ्ट ओपनर को इंडक्ट किया। बाबर आजम दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है, स्ट्राइक रेट बहुत नीचे है। रिजवान इस साल का हाईएस्ट रन गेटर है, स्ट्राइक रेट बहुत नीचे है। अब इसमें सबसे बड़ा सीधा ये, इसमें एक और चीज़ भी आप लोगों ने नोट की होगी कि इन ये 120 बॉल्स में से 80-85 बॉल्स ये दोनों कंज्यूम कर जाते हैं। अब आपके 6-7 बैट्समैन हैं और ओपनर अगर आपके 80-85 बॉल्स कंज्यूम कर रहे हैं और निचली इनका स्ट्राइक रेट जो है वो 110-115 है, फिर ये पावर प्ले ज़ाया कर देते हैं। ठीक है, फिर पावर प्ले के बाद फिर ये अपना थोड़ा सा एक्सेलरेट करते हैं और फिर 150, 125, 130 तक आते हैं और एंड में जाके फिर 145, 150 तक जाते हैं। बट उतनी देर में तो कोई खड़ा भी नहीं ना हो रहा होता। देखिए हमजा, फिर वही बात आ जाती है कि जब आपको किसी भी बैट्समैन को सिर्फ 8 या 10 बॉलें मिलेंगी, आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। दूसरी इंटरनेशनल टीम्स हैं, वो गली मोहल्ले की टीम नहीं है कि आप आए और आपको उन्होंने अलाउ कर दिया मारना, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको सेट होने में। अच्छा, बॉलिंग के अंदर, बॉलिंग की हमने बात करनी है, हमने जिक्र किया जैसे कि अंडर-19 वर्ल्ड कप के बाद हैदर को ले आए थे, बनाते रहे, वर्ल्ड कप आया तो फ़र्क कर दिया हमने उसको। वहाब रियाज बहुत बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं। हमारे जितने भी बॉलर्स हमने सिलेक्ट किए हैं, हारिस रऊफ है हमारे पास। हम देखते हैं जब पैनिक करते हैं ना उनकी लाइन होती है ना उनकी लेंथ होती है, कुछ समझ नहीं लगती, सिर्फ पेस ही हमें नजर आ रही होती है। वहाब कितना इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और अभी भी क्या आपको लगता है उनकी जगह बन जाएगी? 100% सही बात की आपने। जैसे आप धानी की बात कर रहे हैं, एक ऐसा बॉलर है जिसने PSL में परफॉर्म किया, हाईएस्ट रन गेटर था, विकेट टेकर था, तो सेकंड नंबर पे हमारे पास वहाब रियाज आते हैं। नेशनल T20 कप के अंदर भी वो हाईएस्ट विकेट टेकर है। तो ऐसा एक्सपीरियंस प्रो आपको चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे जब आप जाते हो तो आपको हमेशा आपको सीनियर एक्सपीरियंस बंदा चाहिए होता है। आपको एक कॉम्बो बनता है यूथ का और सीनियर का। सारे यंगस्टर डाल देंगे, स्नैन पैनिक कर जाता है, ये पैनिक कर जाता है। जैसे हारिस रऊफ की बात की, इसकी तो हम 3 साल की हिस्ट्री देख रहे हैं कि अच्छा, फिर इसको भी कंफ्यूज किया, इसको बॉलिंग कोचेस ने खराब किया, वकास यूनुस ने खराब किया। आप देखें इसका रोल क्या रहा, उमर गुल्क वाला रोल दिया आपने कि आपने आखिरी जो 6-7 ओवर है वो करने हैं। ये पहले 2 साल उस पर लगा रहा, साथ ही आपने इसको निचली ओवर शुरू में अटैक भी करने बॉल भी दे दिया। अच्छा, ना वो इधर का रहा। मेरी आकब जो से भी यही बात हुई, उनका मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा जी इसको प्योरली खराब किया। कोचिंग ऑफर हुई है? नहीं, मेरी कल बात हुई है उनसे, नहीं हुई ऐसी। कहते किसी ना बोर्ड ने कांटेक्ट किया, ऐसी बात ये ऐसी वैसे ही बस मीडिया में खबरें निकली। चले ठीक है इरफान, बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पाकिस्तान का आप बने और अब सारे उम्मीद लगाए बैठे हैं कुछ चेंजिंग्स भी, तब्दीलियां हो रही होंगी और साथ आज से मैचेस होने जा रहे हैं। बिल्कुल हमजा, इंशाल्लाह वो तो मैं देखूंगी, तुम देखने जाओगे कि नहीं? अच्छा, तुम देखने जाओगे कि नहीं? लेकिन ये है कि ये बड़ी मतलब ज़रूरी बात है कि चेंजिंग्स होनी चाहिए। ये सारों के दिल की आवाज़ है और ये हमारी अच्छी परफॉर्मेंस और टीम के लिए भी यही बेहतर होगा। हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा आप ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।